ड्रामा की शुरुआत मेल लीड की एंट्री से होती है, जिसका नाम सान योन है। वो ब्रिटिश एम्बेसडर के होस्ट किए गए एक इवेंट में आया होता है, जहां कुछ देर बाद ड्रामा की फीमेल लीड हुई जू भी ज्वाइन करती है। हुई जू बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होती है। हुई जू को सान योन के साथ देखकर सब लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लड़की कौन है और उसका इसके साथ क्या रिलेशन है? ये सब देखकर हुई जू बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसी मोमेंट सान योन उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है और बोलता है, ये लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें किसी को भी हमारे रिलेशन के बारे में पता नहीं चलने देना है। फिर वो ऐड करता है, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में रूमर्स फैल सकें। फिर पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हुई जू एक न्यूज स्टूडियो में होती है और अपना काम खत्म करके घर जाने वाली होती है। अचानक सान योन लाइव आ जाता है और ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड यूरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सान योन एक बहुत फेमस प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन होता है और यूरी उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। दूसरी तरफ हुईजू उसे लाइव देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है। फिर हमें पता चलता है कि हुईजू और सान योन की शादी 4 साल पहले हुई थी, जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा कोई नहीं जानता था और उन्होंने इसे एक सीक्रेट रखा हुआ था। अगले सीन में हुईजू अपनी मॉम और मदर इन लॉ के साथ बैठी होती है। उसकी मदर इन लॉ कहती है, हुईजू को कल के इवेंट में सान योन को सपोर्ट करना चाहिए और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हुईजू और सान योन के बीच असल में क्या रिलेशन है, बल्कि ये बेहतर होगा कि हुईजू चुप ही रहे। फिर वो चली जाती है और हुईजू की मॉम उसे डांटना शुरू कर देती है। कहती है, ये तो होना ही था, आखिर तुमने किसी और का हस्बैंड जो चुराया है। अपना काम अच्छे से करो और अपने फादर और फादर इन लॉ की रेपुटेशन खराब मत करना। नेक्स्ट हुईजू कार ड्राइव करके घर जा रही होती है, जब उसकी कार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पूरी तरह से रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि किसी ने उसकी कार हैक कर ली है, क्योंकि वो ना तो डोर खोल पा रही है और ना ही विंडो। तभी वो देखती है कि एक ट्रक आ रहा है, लेकिन वो अपनी कार को मूव नहीं कर सकती और ना ही उससे बाहर निकल सकती है। वो बाल बाल एक एक्सीडेंट से बचती है। फिर सड़क पर एक स्ट्रेंजर दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक स्ट्रेंज फोन होता है, जो आकर हुईजू की कार का डोर खोलता है। इस बीच सान योन को एक कॉल आता है। जब वो आंसर करता है तो एक आवाज आती है, मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। सान योन जवाब देता है, ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? उसी मोमेंट उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे चार्ज करने के बाद वो सबसे पहले हुईजू की मॉम को कॉल करके हुईजू के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है, हाँ वो मेरे साथ थी और कुछ देर पहले घर के लिए निकल गई। ये सुनकर सान योन रिलैक्स हो जाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, इस नंबर को ट्रेस करो, और तभी फिर से कॉल आ जाता है। सान योन कहता है, तो क्या तुमने मेरी वाइफ को मार दिया? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं और मेरी वाइफ कौन है? किडनैपर जवाब देता है, मैंने तुम्हारी वाइफ की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, मैं उसे मार दूंगा। सान योन कहता है, मेरे पास तुम्हारे जोक्स के लिए टाइम नहीं है, इसलिए ये प्रैंक कॉल्स करना बंद करो। स्ट्रेंजर फिर कहता है, ये कोई जोक नहीं है, मैं सच में उसे मार दूंगा। फ्रस्ट्रेट होकर सान योन कहता है, ठीक है तो मार दो उसे। किडनैपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे तुमसे मनी के बारे में बात करनी है। सान योन जवाब देता है, तुम्हें जो भी डिमांड्स रखनी है रखते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कॉल काट देता है। ये बात किडनैपर को बहुत गुस्सा दिला देती है और वो हुईजू को एक वायर से गला घोटना शुरू कर देता है। कहता है, कैसा हस्बैंड है तुम्हारा जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है? अगर उसने अब मेरा कॉल आंसर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो फिर से कॉल करता है, लेकिन सान योन आंसर नहीं करता। गुस्से में किडनैपर हुईजू का गला काट देता है और कहता है, ये फोन बहुत स्पेशल है, तुम्हारा हस्बैंड इस नंबर को ट्रेस नहीं कर सकता जब तक मैं उससे 10 मिनट तक बात ना करूं, और वो मेरी आवाज भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि वॉइस चेंजर फीचर ऑन है। मैंने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, तुम्हारी कार हैक करना भी, लेकिन तुम्हारे बास्टर्ड हस्बैंड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहकर वो सान योन को फिर से कॉल करता है और इस बार सान योन आंसर करता है। किडनैपर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, जिस पर सान योन जवाब देता है, तो मार दो उसे, जब वो मर जाए तो बॉडी मुझे भेज देना। ये सुनकर किडनैपर फ्यूरियस हो जाता है और हुईजू भी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कार को बहुत तेजी से चलाने लगती है, जिससे किडनैपर क्रैश हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हुईजू घर लौटती है और अपनी इंजुरीज पर मरहम लगाती है और डिनर प्रिपेयर करती है। तभी सान योन आता है और हुईजू को सेफ देखकर रिलैक्स होता है और कहता है, ओह तुम जिंदा हो, तुम्हें पता है मुझे आज एक प्रैंक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि वो मेरी वाइफ को मार देंगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ये सुनकर हुईजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सान योन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया था वो तभी ट्रेस हो सकता है अगर कॉल 10 मिनट तक चले,
वो उसे ये भी याद दिलाता है, कल एक इवेंट है जहां तुम्हें एक इंटरप्रेटर की जरूरत होगी, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर की वाइफ बोल और सुन नहीं सकती। सायोन फिर हुई जू को कल अपने साथ इंटरप्रेटर के रूप में चलने के लिए कहता है। हुई जू कोई जवाब नहीं देती है। अगले सीन में हुई जू की मॉम उसे कॉल करके डांटती है, कहती है तुमने अभी तक अपने हस्बैंड के दिल में जगह नहीं बनाई है। इसके बाद हुई जू अपनी वेडिंग डे के बारे में सोचने लगती है और एक फ्लैशबैक में हुई जू अपनी वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई दिखाई देती है। सायोन आता है और उसे कहता है, यह ड्रेस तुम्हारी नहीं है, इसे उतारो। हमारी शादी सिर्फ नाम की होगी, हमारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं होगा और हमें इस शादी को प्राइवेट रखना होगा। हुई जू सब कुछ उतारना शुरू कर देती है और सायोन उसे अपना कोट और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हुई जू डिवोर्स नहीं मांग सकती और ना ही सायोन की वाइफ के रूप में अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकती है। अगर वो इनमें से कोई भी रूल तोड़ती है तो उसे 2 अरब चुकाने होंगे। हुई जू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और सायोन उसकी उंगली में एक रिंग पहनाता है। कहता है, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ सिर्फ एक होस्टेस बनकर रहोगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और ड्रामा शुरुआत में दिखाए गए इवेंट पर वापस आ जाता है। उन्हें एक साथ देखकर सब लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करते हुए सायोन हुई जू को एम्बेसडर से मिलाने ले जाता है। सायोन और एम्बेसडर के बीच जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, हुई जू उसे एम्बेसडर की वाइफ के लिए साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। ये देखकर लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो सायोन की वाइफ है, लेकिन हुई जू उन्हें साइन लैंग्वेज में बताती है, मैं सिर्फ एक इंटरप्रेटर हूँ। सायोन फिर एम्बेसडर से कहता है, मेरी वाइफ को भी एक डिसेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और मुझ पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं, अगर किडनैपर मुझे फिर से कॉल करता है तो मैं उसे 10 मिनट तक बातों में उलझाए रखूंगा ताकि हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें। अगले सीन में हुई जू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। ये देखकर सायोन उसे रोकता है, कहता है, इतनी ज्यादा मत पियो। वो अपने फोन पर टाइप करती है, मैं अब जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा काम हो गया है। वो जवाब देता है, नहीं अभी नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नहीं जा सकती। इससे हुई जू को गुस्सा आ जाता है और वो साइन करना शुरू कर देती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मेरे कोई इमोशंस नहीं है, मुझे हर्ट नहीं होता। तुमने अपनी वाइफ की केयर करने के बारे में क्या कहा था? तुमने सिर्फ मुझे हर्ट किया है। आखिर में वो उसे साइन लैंग्वेज में इंसर्ट करती है, जिसे सायोन थोड़ा बहुत समझ जाता है। फिर वो कहती है, मुझे लगता है कि जिस वाइफ की तुम बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और चली जाती है। अगले सीन में सायोन को उसी किडनैपर का कॉल आता है। सायोन कहता है, मेरी वाइफ पूरी तरह से सेफ है। मैं कल बहुत बिजी था, इसलिए मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर सका। आज मेरे पास बहुत टाइम है, तुम्हें क्या चाहिए? वो ये सब किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाए रखने और उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। किडनैपर कहता है, लगता है तुम्हारे पास पार्टी में करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास मेरे लिए इतना समय है। ये सुनकर सायोन शॉक हो जाता है और चारों ओर देखने लगता है। किडनैपर कहता है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ। सायोन पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? किडनैपर जवाब देता है, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मैं तुम्हारी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। ये सुनकर सायोन हर जगह हुई जू को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो ऊपर एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखता है। वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर हंसने लगता है और कहता है, डर गए क्या? सायोन जवाब देता है, तुम एक लूजर हो जो छिपकर बात कर रहा है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा भी है? क्या तुम जानते हो कि मेरी वाइफ कौन है? किडनैपर जवाब देता है, हाँ, हुई जू तुम्हारी असली वाइफ नहीं है, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। वो मिस्टर हॉन्ग की बड़ी बेटी थी, लेकिन वो शादी से 1 दिन पहले भाग गई और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अपने फैमिली के कनेक्शंस बचाने के लिए तुमने उनकी छोटी बेटी से शादी कर ली। सायोन शॉक हो जाता है क्योंकि ये बात सिर्फ उसकी फैमिली जानती थी। फिर वो किडनैपर से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? किडनैपर कहता है, सबसे पहले तुम्हें हुई जू को छोड़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि फोन पर जो पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि हुई जू खुद होती है और वो बोल सकती है। फोन पर वॉइस चेंजर होने की वजह से उसकी आवाज सायोन को एक आदमी की तरह सुनाई देती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हुई जू सायोन की बातों पर बहुत गुस्सा हो जाती है और किडनैपर से कहती है, इस बास्टर्ड को वापस कॉल करो, मुझे उससे कुछ कहना है। लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से किडनैपर क्रैश हो जाता है और बेहोश हो जाता है। हुई जू ने उसका फोन ले लिया था और अब प्रेजेंट में वो कहती है, अगर तुमने कल तक हुई जू को डिवोर्स नहीं दिया तो मैं तुम्हारे डैड का इलेक्शन बर्बाद कर दूंगी, या अगर तुम चाहो तो ये मामला 2 बिलियन युआन में सेटल हो सकता है। सायोन जवाब देता है, लगता है तुम भूल रही हो कि तुम किसे ब्लैकमेल कर रही हो। मैं सायोन हूं, मैं तुम्हारी बातों को 2 मिनट्स में झूठा साबित कर दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हुई जू कहती है, तुम्हें नहीं पता मैंने कल तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया? मैंने उसे उसकी ही कार में किडनैप किया और तुमने कहा कि उसे मार दो,
मैंने उसके बाल खींचे, उसे वायर से गला घोटा और उसका गला भी काट दिया। मैं उसे मारने ही वाली थी और बेचारी अपनी जान की भीख भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती। वो लकी थी कि कार क्रैश हो गई और वो बच गई। यह सुनकर सायोन फ्यूरियस हो जाता है और दीवार पर पंच मारता है। कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे आज तक किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना तुम में आ रहा है। मैं तुम्हें पुलिस से अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें खुद पकड़ूंगा। हुईजू पैनिक हो जाती है और कॉल एंड कर देती है क्योंकि 10 मिनट मार्क लगभग पूरा होने वाला था। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं सायोन उसे पकड़ ना ले क्योंकि उसने कॉल एग्जैक्टली 10 मिनट्स पर ही एंड किया था। अगले सीन में सायोन हुईजू को एक रूम में ले जाता है और उसके करीब जाकर उसे अपना फोन दिखाने के लिए कहता है। वो उसे अपना नॉर्मल फोन दिखाती है। फिर वो पूछता है, क्या कल तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था? वो हाँ कहती है। वो एक्सीडेंट का टाइम पूछता है और वो वही टाइम टाइप करती है जब किडनैपर ने उसे कॉल किया था। वो उसके बालों को एक तरफ करता है और कट और गला घोटने के निशान देखता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हुईजू से पूछता है, वो कौन था, वो कैसा दिखता था? वो टाइप करती है, उसका फेस ढका हुआ था। वो कहता है, ये सब हुआ और तुमने मुझे बताया नहीं। अब से तुम बिना बॉडीगार्ड के कहीं नहीं जाओगी। हुईजू कोई रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुमने लोकेशन ट्रेस की? असिस्टेंट जवाब देता है, नहीं, किडनैपर का आईपी एड्रेस बार बार बदल रहा है। ये कोई गैंग हो सकता है। सायोन उसे हुईजू के साथ हुई अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भेजता है और कहता है, वॉइस मॉड्यूलेशन हटाने की कोशिश करो। किडनैपर मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, ऐसी बातें जो सिर्फ मेरी फैमिली जानती है। अगले सीन में हुईजू फोन को देख रही होती है। वो सोचती है, किडनैपर जरूर फोन को ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि ये 2 दिनों से उसके पास है, इसलिए उसे जल्दी कुछ करना होगा। तभी सायोन बिना बताए उसके रूम में एंटर करता है। उसे देखकर हुईजू फोन को अपने पर्स में छिपा लेती है। सायोन उसकी कार कीज मांगता है और उसके पर्स से उन्हें निकालने लगता है। हुईजू जल्दी से खुद उन्हें निकाल कर दे देती है। नेक्स्ट वो उसकी कार चेक करने जाता है और डैश कैम को देखता है। हुईजू भी आ जाती है और वो उसे बताता है, डैश कैम की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। ये सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है। उसे याद आता है कि वो कार से निकलकर भाग गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो किडनैपर भाग चुका था। तभी एक बाइक हुईजू के करीब से गुजरती है और सायोन जल्दी से उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हुईजू मना कर देती है। कहती है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती और मैं सिक्योरिटी के साथ घूम भी नहीं सकती। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में हुईजू बाथरूम में होती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और बाद में हमें पता चलता है कि सायोन ने हुईजू के लिए एक फीमेल बॉडीगार्ड हायर की है। इस बीच हुईजू को वॉशरूम के बाहर एक परछाई दिखाई देती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये उसका हाई स्कूल फ्रेंड सांग यू है। इस बीच सायोन का असिस्टेंट उसे बताता है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, लेकिन कल इवेंट में ऐसा कोई नहीं था जो आपकी वाइफ को किडनैप कर सके। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। सायोन जवाब देता है, क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है? इस पूरे देश में कोई नहीं जानता कि मेरी वाइफ कौन है और मैं इलेक्शन के दौरान पुलिस को इन्वॉल्व करके डैड का कैंपेन बर्बाद नहीं कर सकता। असिस्टेंट अपोलोजाइज करता है। दूसरी ओर फीमेल बॉडीगार्ड को हुईजू नहीं मिलती और वो सायों को मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करती है। वो उसे ढूंढते रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो मैसेज करती है, मुझे हुईजू मिल गई है और वो एक लड़के के साथ है। सायों से कहता है, एक पिक्चर लेकर मुझे सेंड करो। इस बीच हुईजू सांग यू के साथ बैठी होती है जो उससे पूछता है, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और एक दिन मैंने तुम्हें एक न्यूज चैनल पर इंटरप्रेटर के रूप में देखा। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। हुईजू की बॉडीगार्ड सायों को हुईजू और सांग यू की पिक्चर सेंड करती है जिसमें वो दोनों हंस रहे होते हैं। ये देखकर सायों जेलस हो जाता है और बार बार पिक्चर को देखता रहता है, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता। दूसरी ओर हुईजू की मॉम कुछ नाइटीज लेकर हुईजू के पास आती है और उसे डांटती है। कहती है, तुम्हें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तुम्हें सायों को खुश करना होगा, वरना मैं तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दूंगी और उनका ट्रीटमेंट जारी नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि हुईजू की मॉम ने उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया था क्योंकि हुईजू की मॉम ने उसके डैड को छोड़ दिया था क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल थे और कई सालों से एक नर्सिंग होम में थे। उसके बाद उसने होंग से शादी कर ली थी। अगले सीन में हुईजू शावर लेती है और वो ड्रेस पहनती है जो उसकी मॉम लाई थी। फिर वो सोचती है वो अब तक सायों के साथ फंसी हुई थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो डिवोर्स नहीं ले सकती थी,
लेकिन अब किडनैपर के फोन के थ्रू उसे एक चांस मिला है। तो वो अपनी थाइस की एक पिक्चर लेती है और सायों को सेंड करती है। वो उससे पूछता है ये क्या है। वो कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो, क्या तुम अपनी वाइफ की बॉडी के बारे में भी नहीं जानते? ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है और अब मैं इस फोटो को जैसे चाहे यूज कर सकती हूँ। सायों कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये फेक फोटो देखकर डर जाऊंगा? वो जवाब देती है ठीक है फाइन, जाओ और चेक करो कि क्या ये तुम्हारी वाइफ की थाइस है और क्या तुम नहीं जानते कि उसकी थाइस पर एक मोल है। फिर वो जल्दी से कॉल काट देती है और सोचती है मैंने अभी अभी क्या कह दिया। इस बीच सायों अपने असिस्टेंट को लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है इस बार कॉल 10 मिनट से ज्यादा चला। फिर सायों को किडनैपर के मोल की बात याद आती है और इस बार वो कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता। वो घर जाता है और हुईजू के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है। हुईजू ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ रखा था जिससे वो उसके ऊपर गिर जाता है और उनकी आंखें मिलती हैं। फिर वो हुईजू से कहता है मेरी कंपनी में इंटरप्रेटर जॉब के लिए अप्लाई करो, वैसे भी तुम यही चाहती थी, अब अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करो और वो पोजीशन हासिल करो। हुईजू बहुत सरप्राइज्ड होती है और सोचती है क्या वो सिर्फ ये कहने आया था। रूम से निकलने के बाद सायों 4 साल पहले अपनी शादी की रात के बारे में सोचता है। हुईजू उसका इंतजार करते करते डिनर टेबल पर सो गई थी और वो उसे प्यार से देख रहा था। फिर वो उसे डांस करने के लिए बुलाती है, भले ही वो बहुत नर्वस थी। ये सब देखकर सायोन उसे कहता है तुम्हें अपनी मॉ की पपेट बनने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप करने की, और मेरे मामलों में कभी इंटरफियर मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में हुईजू सो नहीं पाती क्योंकि सायोन उसके ऊपर गिर गया था और इस वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। अगली सुबह जब हुईजू उठती है तो सायोन उससे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है। हुईजू ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती है लेकिन वो खुद बनाना शुरू कर देता है और उससे पूछता है उस दिन तुम सिक्योरिटी से नहीं मिल रही थी? हुईजू उसे बताती है मैं एक कॉलेज फ्रेंड से मिली थी। वो पूछता है क्या तुम दोनों क्लोज थे? मेरा मतलब क्या वो ट्रस्टवर्दी है? वो हाँ कहती है। उसके बाद सायोन उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और चला जाता है और वो शॉक्ड रह जाती है। सोचती है क्या उसने सच में मेरे लिए खाना बनाया? नेक्स्ट यूरी के ऑफिस के बाहर एक सेलिब्रिटी के कुछ फैंस आते हैं और कोई उसे धक्का देता है जिससे वो लगभग गिर जाती है। संगयू आता है और उसे पकड़ लेता है। यूरी उसे देखती रहती है। संगयू इस स्टोरी का सेकंड मेल लीड है और प्रोफेशन से एक डॉक्टर और यूट्यूबर है। दोनों बैठकर बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक प्रोग्राम पर एक साथ काम करने वाले हैं। अगले सीन में सायोन वॉइस मॉड्यूलेशन हटाने के बाद एक रिकॉर्डिंग सुनता है लेकिन रिजल्ट बहुत क्लियर नहीं होता। फिर उसका असिस्टेंट उसे फुटेज दिखाता है जहां किडनैपर आराम से उसकी कार में बैठा था। अब उसे ये नहीं पता कि किडनैपर ने हुईजू की कार हैक की थी। सायोन का असिस्टेंट उसे बताता है ऐसा लगता है जैसे उसे जानबूझकर कार में एंटर करने दिया गया था। उसके बाद सायोन भी सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में सायोन अपने फ्रेंड को फोटो इंसिडेंट के बारे में किसी और का एग्जाम्पल देकर बताता है। उसका फ्रेंड कहता है एक किडनैपर किसी को उसकी वाइफ की प्राइवेट फोटो से थ्रेटन कर सकता है और डिवोर्स की डिमांड सिर्फ एक कंडीशन में कर सकता है, अगर उसका वाइफ के साथ अफेयर चल रहा हो। ये सुनकर सायोन को अपने असिस्टेंट की बातें याद आती हैं जिसने कहा था ऐसा लगता है जैसे किडनैपर को जानबूझकर कार में एंटर करने दिया गया था। अगले सीन में हुईजू सायोन को किडनैपर के नंबर से कॉल करती है। वो पिक करके कॉल काट देता है। वो फिर से कॉल करती है और वो कहता है लगता है तुम मुझसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, मैं अभी बिजी हूँ, 5 मिनट्स बाद कॉल करना। फिर वो एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद कॉल करती है और उसे एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है और उसका फोन अनरीचेबल हो जाता है। वो घर जाती है लेकिन सायोन वहां नहीं होता और वो उसका इंतजार करते करते सो जाती है। सुबह वो न्यूज पर देखती है कि सायोन के ऑफिस में एक ब्लास्ट हुआ था और असली किडनैपर का भेजा हुआ वॉइस नोट सायोन को चलाया जाता है, मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर हुईजू डर जाती है क्योंकि किडनैपर का फोन उसके पास था। उसके बाद सायोन आता है जो बहुत बुरी हालत में होता है और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे होते हैं। वो हुईजू के करीब आता है और कहता है मेरे साथ कोऑपरेट करो, और उसकी ड्रेस उठाने लगता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि थाई की पिक्चर सच में हुईजू की थी या नहीं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सायोन ने जानबूझकर हुईजू से शादी की थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी किसी बुरे पर्सन से हो। अगले सीन में हमें सायों के ऑफिस में ब्लास्ट से पहले का सीन दिखाया जाता है जब हुईजू सायों को किडनैपर बनकर कॉल कर रही थी। फिर एक डिलीवरी मैन बाहर एक पिज्जा छोड़ जाता है और जैसे ही सायों का असिस्टेंट बॉक्स खोलता है एक ब्लास्ट हो जाता है। जब सायों अपनी आंखें खोलता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी का एक मैसेज देखता है, हुईजू अभी भी घर पर है। उसे रियलाइज होता है कि अटैक किडनैपर ने किया था।
अब वो हुईजू को बेडरूम में ले जाता है और उसकी ड्रेस उठाने लगता है। वो उसे पीछे धकेलती है और टाइप करती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम किडनैपर को जानती हो, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी पार्ट्स के बारे में जानता है। वो कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? पहले उसने मुझे किडनैप किया, अब उसने तुम्हें हर्ट किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो हुईजू से अपॉलोजाइज करता है, उसके कपड़े ठीक करता है और चला जाता है। अगले सीन में सायों अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, अब हम उस किडनैपर को पकड़ लेंगे। इस बीच हुईजू भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश कर रही होती है। जब वो बाहर आता है तो वो कांच के टुकड़े उठाना शुरू कर देती है। सायों उसे अपना फोन लाने के लिए कहता है तो वो अंदर जाती है। किडनैपर के फोन से सारी पिक्चर्स डिलीट करती है, उसे स्विच ऑफ करती है और अपना फोन सायों को ला कर देती है। वो कहता है, ये भी हैक हो सकता है, इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करवाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। अगले सीन में हम किडनैपर को देखते हैं जो बेरहमी से फिश काट रहा होता है और फिर उसका पार्टनर उसे मैसेज करता है, पूछता है, क्या तुमने ऑफिस में ब्लास्ट किया था? वो कहता है, हाँ मैंने किया, मजा नहीं आया क्या? फिर उसका पार्टनर उसे एक लोकेशन सेंड करता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक जॉब है। इस बीच साइयों हुईजू के फोन पर सांग यू की चैट देख रहा होता है। फिर वो उन दोनों की ऑर्फनेज के बच्चों के साथ एक फोटो देखता है। सांग यू हुईजू को मैसेज करता है, उसे आज रात डिनर पर इनवाइट करता है और रेस्टोरेंट की लोकेशन सेंड करता है। तो साइयों भी अगले दिन उसी जगह पर यूरी को डिनर पर इनवाइट करता है। अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट जाता है तो हुईजू उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है और यूरी साइयों से पूछती है, आप हुईजू को कैसे जानते हैं? वो कहता है, उसने मेरे साथ इंटरप्रेटर के रूप में काम किया था। और सांग यू से कई क्वेश्चंस पूछने लगता है। सांग यू हुईजू का बहुत ख्याल रख रहा होता है, जिससे साइयों बहुत जेलस होता है। हुईजू साइयों के एक्शन से एम्बेरस्ड होकर वॉशरूम चली जाती है। फिर साइयों को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है, ब्लास्ट किडनैपर नहीं किया था, क्योंकि पुलिस ने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है और उसने ब्लास्ट नहीं किया। फिर हुईजू आती है और अपने फोन पर टाइप करती है, क्या तुमने मेरा फोन हैक होने से प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था या मुझ पर नजर रखने के लिए? साइयों उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? हुईजू कहती है, क्या तुम मुझ पर और सांग यू पर सस्पेक्ट कर रहे हो? मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। साइयों और भी जेलस हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो? मुझे लगा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। ये कहकर वो चला जाता है और हुईजू भी रेस्टोरेंट से चली जाती है। साइयों सांग यू का कार्ड अपने असिस्टेंट को देता है और उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब हुईजू ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी कार में बैठती है तो कार का रेडियो अपने आप बजने लगता है और किडनैपर के फोन से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आती है। सॉन्ग का नाम था कॉल मी नाउ। ये देखकर हुईजू बहुत डर जाती है और घर जाकर अपना फोन चेक करती है। सोचती है, इसका मतलब किडनैपर जानता है कि फोन मेरे पास है। फिर उसे साइयों की आवाज सुनाई देती है तो वो फोन छिपाकर बाहर आ जाती है। सेयोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं आइसक्रीम और बियर लेने जा रही हूँ। सेयोन कहता है, तकलीफ मत करो, मैं ले आऊंगा। उसके बाद वो चला जाता है और वो उसे फिर से किडनैपर बनकर कॉल करती है और कहती है, तुमने क्या डिसाइड किया? मैंने तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए तुम्हारे ऑफिस में ब्लास्ट भी किया, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए। सेयोन कहता है, मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो और मुझे अपनी वाइफ को डिवोर्स देने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? वो कहती है, वैसे भी तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम्हारे लिए उसे छोड़ना ही बेहतर होगा। सेयोन कहता है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें ये बातें समझाई हैं। ये सुनकर हुईजू कुछ नहीं कह पाती तो वो ये कहकर कॉल काट देता है, मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ूंगा। हुईजू भी सरप्राइज्ड होती है, सोचती है कि वो क्या करना चाहता है। फिर सेयोन उसके लिए आइसक्रीम और बियर लाता है और कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर हुईजू शॉक्ड रह जाती है और वो उसके करीब आकर कहता है, मेरा नाम किसी भी स्कैंडल में नहीं आना चाहिए, और उसके होठों से फोम पोंछता है। वो उसे कल के इंटरव्यू के लिए रेडी रहने के लिए कहता है और वो कहती है, कल मुझसे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी का फेस देखकर ही बता सकती हूँ कि वो क्या कहने वाला है। वो और करीब आता है और कहता है, ठीक है तो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो कहता है, ये किडनैपर बहुत चालाक है, वो हमारे घर के बारे में ऐसी बातें जानता है जो कोई और नहीं जानता, लेकिन मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। वो कह रहा था कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये कहकर वो हुईजू के रूम में चला जाता है और हुईजू शॉक्ड होकर उसे देखती रहती है। वो उसके बेड पर लेट जाता है और कहता है, आओ सो जाते हैं। वो फिर भी वहीं खड़ी रहती है तो वो कहता है, मैं काटूंगा नहीं, आओ। क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। या फिर ऐसा है कि तुम मुझे बेड पर देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो मत आओ। ये सुनकर हुईजू अपना पिलो छीनती है
अपना फेस दूसरी तरफ करती है और लेट जाती है। वो उसे अपना फेस अपनी तरफ करने के लिए कहता है। जब वो ऐसा करती है तो सेयोन कहता है, मुझे लगता है हमारा घर उस किडनैपर से सेफ नहीं है, इसलिए हमें अब बहुत केयरफुल रहना होगा। टेंशन भूलो और सो जाओ। वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं भूल जाऊं जो तुमने उस दिन कहा था। उसके बाद वो सो जाता है और हुईजू उसे देखती रहती है। फिर वो भी सो जाती है और सेयोन उठकर चला जाता है। अब हुईजू के एक ड्रीम के थ्रू हमें उसके न बोलने का रीजन पता चलता है और हम देखते हैं कि हुईजू के 2 सिबलिंग्स थे जो मिस्टर होंग के बच्चे थे और तीनों बाहर जा रहे थे जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और हुईजू का भाई मौके पर ही मर जाता है, जबकि उसकी सिस्टर एक्सीडेंट के बाद सुन नहीं पाती। सिर्फ हुईजू को कोई चोट नहीं आती, इसलिए उसकी मॉम उसे बुरी तरह डांटती है। कहती है, तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ, और जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर देती है। उसे रोने नहीं देती और कहती है, अब से तुम बोलोगी नहीं। अगर तुम होंग के पास पूरी तरह ठीक ठाक गई तो वो तुम्हें तरस खाकर अपने पास नहीं रखेगा। और तब से हुईजू पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है और फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगले सीन में हम किडनैपर को हुईजू के डैड को नर्सिंग होम से बहुत दूर ले जाते हुए देखते हैं और उसका फेस रिवील हो जाता है। उसकी आंखें अलग अलग कलर्स की थीं। उसके बाद वो हुईजू को वीडियो कॉल करता है और कहता है, मेरा फोन तुम्हारे पास है और हमारा इरादा सायों को डराना है, इसलिए तुम उसे थ्रेटन करती रहो और अगर तुम पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसे उसके डैड के दांतों से थ्रेटन करता है और कॉल काट देता है। हुईजू बहुत डर जाती है और तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहां उसके डैड अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं और नर्स उसे बताती है वो अचानक गायब हो गए थे और बहुत दूर मिले, वो दांत तुम्हारे डैड के नहीं थे। पुलिस हुईजू को रिपोर्ट फाइल करने के लिए अपने साथ ले जाती है जहां उनकी कार के रेडियो में कुछ होता है। ये देखकर हुईजू बहुत डर जाती है, कार रोकती है, वॉमिट करती है और रोने लगती है। फिर सायों आता है और पुलिस को जाने के लिए कहता है। वो उससे हुईजू के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं और वो कहता है वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर हुईजू शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को ये नहीं बताया था। सायों पुलिस से इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है और कहता है, मैं रिपोर्ट फाइल करने खुद आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं हुईजू को अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसे कार में बैठाने के बाद वो हुईजू से कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट कर देंगे। हुईजू अपने डैड के लिए जोर जोर से रो रही होती है तो सायों मूड लाइटन करने की कोशिश करता है। कहता है, ओ तो तुम ऐसी आवाजें निकाल सकती हो। वो तुरंत साइलेंट हो जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा, तुम जितना चाहो रो सकती हो। दूसरी ओर यूरी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आती है। सांग यू भी आ जाता है और वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, अपने क्रशेस के बारे में बात करते हैं। फिर यूरी गेस करती है सांग यू का क्रश हुईजू है क्योंकि उसने देखा था कि सांग यू रेस्टोरेंट में हुईजू का कैसे ख्याल रख रहा था, जबकि सांग यू उसे सायों के बारे में बताने लगता है और वो कहता है, तुम्हारा क्रश सायों पर है राइट? वो कहती है, हाँ लेकिन वो मैरिड है। वो पूछता है, अच्छा उसने किससे शादी की है? वो जवाब देती है, वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली उसने एक सिमिलर फैमिली की लड़की से शादी की होगी। नेक्स्ट होटल रूम में सायों हुईजू से कहता है, जो भी हमारे पीछे है, तुम्हारे डैड भी अब डेंजर में है। अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो तो बता दो, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर वो हुईजू को खाने और फ्रेश होने के लिए कहता है क्योंकि उसका नीचे उसकी मॉम और डैड के साथ डिनर है। सायों अपनी मॉम और डैड के साथ बैठता है और उसका डैड उसे पॉलिटिकली ज्वाइन करने के लिए कहता है। जब सायों मना कर देता है तो उसका डैड अपसेट हो जाता है। तभी हुईजू आती है और वो उसे इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सायों बहुत गुस्सा हो जाता है और हुईजू को जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं उसका डैड हुईजू पर एक वाइन ग्लास फेंकता है, लेकिन सायों उसे हक करके कवर कर लेता है। फिर उसका डैड उसे थ्रेटन करता है, अगर तुम मुझसे दूर गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। सायों जवाब देता है, मैं आपसे पहले ही दूर हो चुका हूँ। नेक्स्ट एलिवेटर में सायों हुईजू का हाथ पकड़ता है और हुईजू खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो क्योंकि तुम्हें अपनी सिस्टर की जगह मुझसे शादी करनी पड़ी और तुम खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकी। मेरे पेरेंट्स बहुत सेल्फिश है, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। हुईजू किडनैपर के फोन से बहुत डरी हुई थी और उसे ट्रैश में फेंकने ही वाली थी। तभी सायों कहता है, मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा, लेकिन वो उसे नहीं देती और उसे अपने रूम में वापस ले जाती है। फिर सायोन हुईजू को उसके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। वो अपने फोन पर टाइप करती है, अगर मैं सेलेक्ट हो गई और अगर हमारी फैमिलियों को पता चल गया कि हम एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा? वो जवाब देता है, तुम कब तक एक ओबीडियंट चाइल्ड बनी रहोगी? तुम अब अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो और ये तुम्हारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। वो टाइप करती है, ओके तो तुम भी सोचना कि अगर मैं सेलेक्ट हो गई
तो तुम सबका सामना कैसे करोगे? वो इस पर स्माइल करता है। नेक्स्ट, साइयोन जानबूझकर हुईजू के इंटरव्यू में नहीं जाता और बाहर बैठकर उसे कैमरा पर देखता है। हुईजू को साइयोन की एक स्पीच दी जाती है जिसे वो परफेक्टली इंटरप्रेट करती है। ये देखकर साइयोन भी शॉक्ड रह जाता है, लेकिन फिर कुछ नोट्स लेता है और अंदर जाकर कहता है, क्या तुमने ये स्पीच याद की है? क्योंकि तुम्हारे हाथ के मूवमेंट्स मेरे बोलने से पहले ही हो जाते हैं। वो जवाब देती है, मैं आपकी स्पीचेस पर बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसे साइयोन की सभी स्पीचेस दिखाई जाती हैं और वो उन सभी को परफेक्टली इंटरप्रेट करती है। सब लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं। साइयोन उससे पूछता है, क्या तुमने मेरी सारी स्पीचेस याद कर रखी हैं? वो कहती है, नहीं, मैंने आपकी सभी स्पीचेस देखी हैं और उन पर बहुत प्रैक्टिस की है। फिर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें एक रैंडम स्टोरी सुनाता हूँ और तुम उसे अभी इंटरप्रेट करो। वो कहता है, एक मैरिड कपल है जिनके बीच कोई कॉन्सर्वेशन नहीं होती और ना ही वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। रियलिटी में वो अपनी और उसकी स्टोरी के बारे में बात कर रहा होता है। वो इसे बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करती है और सब लोग उसके टैलेंट से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। साइयोन स्माइल करते हुए बाहर निकलता है और सोचता है, हुईजू तुम क्या हो? साइयोन ने हुईजू के डैड को एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और जब वो वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि वो भी उनसे मिलने आया था। इसके बाद वो सोचती है, ये कैसा पर्सन है? कभी बहुत काइंड, कभी बहुत हार्श, मुझे वो समझ नहीं आता। हुईजू साइयोन की कंपनी में सिलेक्ट हो जाती है और जब उसका असिस्टेंट उसे ये बताता है तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बहुत खुश होता है और एक चाइल्डहुड सीन को याद करता है। जब हुईजू अपनी मॉम से सी फूड मांगती है और उसकी मॉम उसे नहीं देती तो साइयोन चुपके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी प्लेट दे देता है। वो अपनी मॉम के डर से जल्दी जल्दी खाने लगती है। फिर साइयोन उससे उसका नाम पूछता है और वो अपनी उंगली से उसके हाथ पर लिखती है। प्रेजेंट में वो हुईजू की पिक्चर देखता है और कहता है, तुम इतनी बड़ी कब हो गई? तभी हुईजू उसे उसके डैड के लिए किए गए काम के लिए एक थैंक यू मैसेज सेंड करती है। अगले दिन हुईजू और साइयोन एक पार्टी में जाते हैं जहां हुईजू की मॉम उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, क्या तुम पागल हो? तुमने साइयोन को अपने डैड के बारे में बताने की हिम्मत कैसे की? हुईजू अपने फोन पर टाइप करती है, क्या आप नहीं पूछेंगी कि डैड को वहां से क्यों शिफ्ट किया गया? उसकी मॉम कहती है, नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, बल्कि अच्छा हुआ, अब मुझे हॉस्पिटल का बिल नहीं देना पड़ेगा। हुईजू बहुत अपसेट हो जाती है। उसकी मॉम कहती है, ये क्या पहन रखा है? और उसका कोट उतार देती है। हुईजू बाहर जाकर ड्रिंकिंग करने लगती है और आखिर में टेरेस पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट, टेरेस पर हुईजू बहुत अपसेट होती है और किडनैपर के फोन का यूज करके साइयोन को कॉल करती है। वो पिक करता है। वो कहती है, तुम्हें हुईजू से शादी करने के लिए फोर्स किया गया था, राइट? क्योंकि तुम्हारी फियांसे भाग गई थी और हुईजू एक वर्थलेस लड़की है। उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, फेमस नहीं है और वो बस एक सप्लीमेंट्री पेज की तरह है। वो तुम्हें फ्री में मिल गई। हुईजू भी एक गोल्ड डिगर है जिसे सिर्फ मनी और ये लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी, इसीलिए वो ये सब नहीं छोड़ना चाहती। साइयोन जवाब देता है, ये बिल्कुल सच नहीं है। हुईजू अलग है और वर्थलेस नहीं है। लोग उसे गलत समझते हैं और उसने कभी मनी के आगे सिर नहीं झुकाया। वो बस अपनी मॉम से प्यार करती है, इसीलिए वो उनकी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये कहते हुए वो हर जगह हुईजू को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर साइयोन कहता है, एक टाइम था जब मैं सिर्फ बुरे लोगों से घिरा हुआ था। सिर्फ हुईजू ने मुझे पॉजिटिव वाइब्स दी। वो एक सप्लीमेंट्री पेज नहीं, बल्कि यूनिक और बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए मेरी वाइफ के बारे में कुछ मत कहना। ये सुनकर हुईजू रोने लगती है और कहती है, तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? तुमने उसे इग्नोर क्यों किया? तुमने सबके सामने क्यों कहा कि तुम दोनों कपल नहीं हो? तभी हुईजू को एलिवेटर की आवाज सुनाई देती है और वो साइयोन को वहां देखती है, जो उसे फोन पर बात करते हुए देख रहा होता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब साइयोन रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन गया था तो पुलिस ने पहले उसके साथ एक फोटो ली और फिर उसे बताया, आपकी वाइफ कार में पैनिक कर रही थी और हमें कार रोकने के लिए कहा, तो हमने जल्दी से रोक दी। साइयोन पूछता है, क्या उसने कार रोकने के लिए कहा? वो कहते हैं, हाँ। फिर साइयोन कार का डैश कैम चेक करता है और रियलाइज करता है कि हुईजू बोल सकती है। अगले सीन में साइयोन हुईजू और उसकी मॉम की बातें सुनता है। उसकी मॉम कहती है, एक्सीडेंट के बाद वो शॉक की वजह से बोल नहीं सकी। साइयोन कहता है, कोई ऐसे एक्सीडेंट से 20 साल तक शॉक में कैसे रह सकता है जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी? उसकी मॉम कहती है, उसने अपना ब्रदर खो दिया और उसकी सिस्टर डेफ हो गई। ये शॉक बहुत ज्यादा है और ये होना भी चाहिए, वो नॉर्मल नहीं हो सकती। ये सुनकर साइयोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आपको हुईजू से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। फिर वो हुईजू को ढूंढने लगता है। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। वो हुईजू का कोट देखता है और उसे उठाता है। वो ऊपर जाता है और हुईजू को फोन पर बात करते हुए देखता है।
हुईजू सायों को देखकर जल्दी से किडनैपर का फोन अपने बैग में छिपा लेती है और गिरने लगती है। सायों उसे पकड़ता है और उसे हर्ट होने से बचाता है। वो पूछता है, क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी? वो जवाब नहीं देती। फिर सायों को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। इसका फायदा उठाकर हुईजू भागने की कोशिश करती है, लेकिन सायों उसे रोकता है और उसे कोट पहनाता है। फिर वो चली जाती है। सायों का असिस्टेंट उसे बताता है, इस बार हमने किडनैपर की लोकेशन ट्रेस कर ली है और वो आपके बहुत करीब है। ये सुनकर सायों को हुईजू की चिंता होती है और वो उसे चेक करने अंदर जाता है। लेकिन जब वो हुईजू को पार्टी में बिल्कुल ठीक ठाक देखता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट, पार्टी के बाद वो दोनों घर लौटते हैं। सायों उसके घुटने पर स्कार नोटिस करता है और कहता है, वो डॉग तुम्हें काटने वाला था, फिर भी तुमने कोई आवाज नहीं निकाली। एक छोटी सी लड़की ऐसी सिचुएशन में खुद को इतना कैसे कंट्रोल कर सकती है? तुम सबसे अलग हो और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ये सब कब तक सहोगी। ये कहकर वो चला जाता है। हुईजू उस दिन के बारे में सोचने लगती है और एक फ्लैशबैक दिखाता है कि हुईजू ने ब्रॉडकास्ट न्यूज रिपोर्टर बनने की इच्छा के बारे में लिखा था। उसकी मॉम ये देख लेती है, उसे मारती है और कहती है, एक बात याद रखना, तुम बोल नहीं सकती। ये सुनकर हुईजू रोती है और घर से निकल जाती है। एक डॉग उस पर भौंकता है और उसे काटने वाला होता है जब सायोन आता है और उसे बचाता है। वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है क्योंकि वो इंजर्ड थी और चल नहीं सकती थी। दूसरी ओर सायोन सोच में डूबा होता है कि क्या उसे हुईजू से उसके बोलने के सच के बारे में पूछना चाहिए। वो अपने फोन पर टाइप करती है, सबके सीक्रेट्स होते हैं, बताओ क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? प्रेजेंट में वो उससे इस बारे में बात ना करने का डिसाइड करता है और अपने रूम में लौट जाता है। हुईजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से कंफर्मेशन मैसेज मिलता है। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सायोन को मैसेज करने का सोचती है। गलती से वो एक लव इमोजी सेंड कर देती है और सायोन ये देखकर कंफ्यूज्ड और हैप्पी दोनों होता है। फिर वो ऑफिस में न्यू इंटरप्रेटर के आने की खुशी में एक पार्टी अनाउंस करता है। इस बीच हुईजू मैसेज डिलीट करने का सोचती है, लेकिन सायोन पहले ही देख चुका होता है। वो एम्बैरस फील करती है, सोचती है कि सायोन क्या सोचेगा। तभी सायोन रिप्लाई करता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हुईजू उसे थैंक करती है, कहती है, ये आपकी वजह से हुआ। वो रिप्लाई करता है, नहीं, ये तुम्हारा अपना टैलेंट है। सायोन हुईजू को एक गिफ्ट देना चाहता है और अपने असिस्टेंट के एडवाइस पर उसके लिए एक ड्रेस खरीदने का डिसाइड करता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए कहता है। इस बीच सैंग्यू और यूरी एक क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और एक घर में एंटर करते हैं जहां सैंग्यू ने अपने चाइल्डहुड में एक स्ट्रेंज चाइल्ड को देखा था। सैंग्यू यूरी से कहता है, वो बच्चा बहुत स्ट्रेंज था। हम खेल रहे थे जब एक कैट आई और तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा, चलो इस कैट के लिम्स को नाइफ से काटते हैं और फिर इसका पेट फाड़ देते हैं। ये सुनकर मैं भाग गया, लेकिन उसके बाद ऑर्फेनेज से बच्चे गायब होने लगे। यूरी पूछती है, लेकिन तुम्हें इतने सालों बाद अचानक ये केस क्यों याद आया? वो कहता है, मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ, क्योंकि मैं ही यहाँ खेलने आया था और दूसरे लड़कों को इस जगह के बारे में बताया था। मैंने 20 साल इंतजार किया क्योंकि मैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारे चैनल के थ्रू मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ। यूरी को तब पता चलता है कि हुईजू को जॉब मिल गई है और वो सैंग्यू को इसके बारे में बताती है। अगले सीन में हुईजू स्टोर पर जाती है जिसके बारे में सायोन ने उसे बताया था, जहां उसने उसके लिए एक सूट पिक किया था। वो उसे ट्राई करती है और बहुत क्यूट लगती है। उसकी सिस्टर भी स्टोर में होती है, दूसरी तरफ शॉपिंग कर रही होती है। सायोन हुईजू को दूसरी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन हुईजू कहती है, ऐसी ड्रेसेस मुझ पर अच्छी नहीं लगती। वो फिर स्टोर से निकलकर दूसरी शॉप पर जाते हैं जहां सायोन उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। हुईजू उसे ट्राई करने जाती है। सायोन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और कहता है, वॉइस मॉड्यूलेशन हटाने के बाद आवाज एक लड़की की निकली, मतलब एक लड़की सायोन को ब्लैकमेल कर रही थी। ये सुनकर सायोन बिलीव नहीं कर पाता और एक और एनालिसिस के लिए कहता है। इस बीच हुईजू ड्रेस पहनकर बाहर आती है और सायोन स्पीचलेस रह जाता है। वो कहता है, खुद को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बुरी हैबिट है और मैं तुम्हें इसे छुड़ाने में हेल्प करूंगा। जैसे ही वो शॉप से निकलते हैं, हुईजू की सिस्टर इना उन्हें एक साथ देख लेती है और उन्हें खुश देखकर अपसेट फील करती है। हुईजू अपने फोन पर टाइप करके सायों से पूछती है, तुम क्या खाओगे? तभी उसे सांग यू का मैसेज आता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए इन्वाइट करता है। कहता है, यूरी भी मेरे साथ है। सायों उसके फोन को देखता रहता है और कहता है, तुम जाओगी लेकिन मेरे साथ। रेस्टोरेंट में सांग्यू पूछता है, तुम दोनों एक साथ कैसे? सायों कहता है, हुईजू मुझे ट्रीट देना चाहती थी तो तुम और यूरी एक साथ कैसे? सांग्यू एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हम एक प्रोग्राम पर एक साथ काम कर रहे हैं। सांग्यू फिर हुईजू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है,
तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था, राइट? एक फ्लैशबैक दिखाता है कि हुईजू चुपके से ब्रॉडकास्टिंग रूम में अपना एप्लीकेशन सबमिट करती है, क्योंकि वो एक ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर बनना चाहती थी। वो म्यूजिक प्ले करती है, सॉन्ग सुनती है और डांस करने लगती है। सांग यू, जो वहां सो रहा था, उठता है और उसे डांस करते देखकर स्माइल करता है। इस तरह वो पहली बार मिले थे और सांग यू को उस पर क्रश हो जाता है। यूरी उन्हें टीज करती है, कहती है, वाओ, तुम दोनों के बीच क्या रोमांटिक सीन है, कुछ तो हुआ होगा। ये सुनकर सांयों भी कहता है, हाँ, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से फ्लर्ट किया था? हुईजू बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और यूरी को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है। हुईजू फिर कहती है, ये सच है कि मेरा ड्रीम कुछ और था, लेकिन मैं अब इंटरप्रेटर बनकर खुश हूँ। वो अपसेट होकर चली जाती है। सायों हुईजू को ढूंढने बाहर जाता है और 2 स्कूल किड्स को देखता है, जिससे उसे एक चाइल्डहुड मेमोरी याद आती है। सायों पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वो हुईजू की सिस्टर इना को पढ़ाता था। इना ने बोलना बंद कर दिया था और अपना हियरिंग डिवाइस नहीं पहनती थी, तो हुईजू उसके लिए चीजें लिख देती थी। सायों भी उसे डांटता था, लेकिन हुईजू पॉजिटिव चीजें लिखती थी, जैसे, सायों तुम्हारी प्रोग्रेस से बहुत खुश है। प्रेजेंट में सायों को किडनैपर का कॉल आता है। वो पूछता है, क्या तुमने कभी हुईजू की आवाज सुनी है? हुईजू शॉक्ड रह जाती है और कहती है, वो बोल नहीं सकती। सायों कहता है, एक्सीडेंट के बाद होंग की बेटी डिसेबल्ड हो गई और उसने कभी किसी को ये शो नहीं होने दिया कि उसे स्पीकिंग या हियरिंग इश्यूज हैं। इसके बजाय उसने हुईजू को अपने साथ रखा। ये फैक्ट कि वो ही थी जो उसकी तरफ से सबसे कम्युनिकेट करती थी, मुझे सिर्फ एक बात समझाता है, हुईजू को जानबूझकर डिसेबल्ड बनाया गया था क्योंकि उसे उस घर में रहना था, तो वो इना से बेहतर कैसे हो सकती थी? ये सुनकर हुईजू एक्सट्रीमली शॉक्ड हो जाती है। फिर हुईजू उससे कहती है, तुमने कहा था कि तुम हुईजू को कभी नहीं छोड़ोगे, तो क्या तुम इना के आने के बाद भी उसे नहीं छोड़ोगे? सायों कहता है, नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक कार उसे हिट करने वाली होती है। हुईजू इसे दूर से देखती है और उसका नाम चिल्लाते हुए उसे रास्ते से हटाने के लिए दौड़ती है, उसे बचाती है। दोनों गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें सीरियसली इंजर नहीं होता। उस मोमेंट सायों कहता है, क्या तुमने अभी मेरा नाम पुकारा? प्लीज एक बार और मेरा नाम बोलो। हुईजू साइलेंट रहती है। फिर वो कहता है, तुम ये सब कब तक अपने अंदर छिपा कर रखोगी? प्लीज बोलो, मुझसे बात करो। तुम्हारे बोलने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जब हुईजू घर लौटती है तो वो सायों की दी हुई ड्रेस को देखकर स्माइल करती है। अगली सुबह प्रेसिडेंट सभी न्यू इंटर्न से उनके नाम पूछ रहा होता है और जब वो हुईजू से पूछता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो बोल नहीं सकती। सायों फिर उसे बताता है, मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूं ताकि मैं हुईजू से कम्युनिकेट कर सकूं। अगले सीन में हुईजू उसे साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है। अगली वेलकम पार्टी में सायों का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है, किडनैपर की वॉइस का एनालिसिस करने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि ये एक लड़की की आवाज है। दूसरी ओर हुईजू किडनैपर के कॉल के बारे में सोच रही होती है, जिसने उसे बताया था जो कार सायों को हिट करने वाली थी, किडनैपर उसमें था। किडनैपर हुईजू से कहता है, मैं सायों को बर्बाद करना चाहता हूं, और फिर ऐड करता है, तुम बहुत जल्द पकड़ी जाओगे क्योंकि सायों ने तुम्हारे बारे में लगभग सब कुछ पता लगा लिया है। इस बीच सायों अपने असिस्टेंट को हुईजू के डैश कैम की वॉइस सेंड करता है और कहता है, पता करो कि किडनैपर की आवाज इससे कितनी सिमिलर है। फिर वो टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करता है और अपनी कार में सो जाता है। हुईजू आती है, उसे सहारा देती है और उसे अंदर ले जाती है। वो दोनों गिर जाते हैं। हुईजू सायों के ऊपर आ जाती है। सायों का फोन साइड में गिर जाता है और उसके असिस्टेंट का एक मैसेज अपीयर होता है। दोनों वॉइसेस 99.9% मैच करती हैं। हुईजू सायों के ऊपर होती है और वो किस कर लेते हैं। अगले सीन में सायों सो रहा होता है। जब वो उठता है तो वो हुईजू को अपनी आर्म पर सोता हुआ देखता है। हुईजू भी उठ जाती है। वो दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। सायों को पिछली रात का कुछ याद नहीं होता। वो हुईजू से पूछता है, हम यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या कल रात कुछ हुआ था? वो अपने फोन पर टाइप करती है, क्या मैं तुम्हें सब कुछ ऑनेस्टली बता दूं? वो कहता है, हाँ, मुझे सब कुछ बताओ। जैसे ही वो टाइप कर रही होती है, सायों को एक कॉल आता है और वो उसका मैसेज पढ़े बिना चला जाता है। उसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है, कॉलर की वॉइस डैश कैम की वॉइस से एग्जैक्टली मैच करती है। शॉक होकर वो सोचता है, हुईजू ऐसा क्यों करेगी? फिर वो सोचता है, उसे कई हिंट्स मिले थे कि हुईजू ही किडनैपर है, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर वो सोचता है, हुईजू के किडनैपिंग, ऑफिस ब्लास्ट और हुईजू के फादर के डिसअपीयरेंस के पीछे कोई और होना चाहिए। ऑफिस में उसका असिस्टेंट उसे बताता है, किडनैपर और जिसने ब्लास्ट करवाया वो कनेक्टेड है। क्या आप जानते हैं कि वो गर्ल कॉलर कौन है? सायों जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। नेक्स्ट हुईजू सायों को साइन लैंग्वेज सिखाने आती है
वो एक पेपर पर चीट, हेट और बिट्रेयल वर्ड्स लिखता है और कहता है, मुझे बताओ इन्हें कैसे किकता है। फिर वो एक सेंटेंस लिखे लिए, तुम्हें माफ कर दिया। हुईजू उसे सिखाना शुरू करती है, लेकिन सायों का मूड खराब होता है और वो कहता है, आज के लिए इतना काफी है, और चला जाता है। बाहर हुईजू के बनाए हुए कुछ साइन लैंग्वेज पेपर उसकी फाइल से गिर जाते हैं। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में सायों की मदर ड्रिंक कर रही होती है और याद कर रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वो घर लौटती है और देखती है कि टैंक में सभी फिश के पेट कटे हुए हैं। डर कर वो एक छोटे बच्चे को एक रूम में लॉक कर देती है और रोने लगती है। इना लौटती है और हुईजू से मिलती है। हुईजू शॉक्ड रह जाती है और पूछती है, क्या तुम अब बोल सकती हो? इना जवाब देती है, हाँ, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह बोल और सुन सकती हूँ, और अब तुम भी बोल सकती हो। ये सुनकर हुईजू और भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या तुम इसके बारे में जानती थी? इना कहती है, हाँ, और मैं ये भी जानती थी कि ये मेरी वजह से था। हुईजू गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है, लेकिन इना कहती है, इम सॉरी, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ना जानने का नाटक किया। अब तुम बोल सकती हो। हुईजू कहती है, मैं कब बोलूं और कब नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, मैं खुद डिसाइड करूंगी, और चली जाती है। इना उसे मैसेज करती है, मैं वेडिंग से भागी नहीं थी, सायोन ने मुझे पीछे हटने के लिए कहा था, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता था। ये सुनकर हुईजू गुस्से में घर जाती है, जहां सायोन उसका रूम चेक कर रहा होता है। हुईजू पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, मैं बस उसे ढूंढ रहा था। हुईजू उसके नंबर पर कॉल करती है और उसका फोन बाहर रिंग करता है। सायोन फिर एक बॉक्स में हाथ डालता है और एक बिकिनी निकालता है। हुईजू उसे उससे छीनने की कोशिश करती है और उस पर गिर जाती है। दोनों की हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं। सायोन को अचानक याद आता है कि उन्होंने उस रात किस किया था और जल्दी से चला जाता है। सायोन की हार्ट बीट काम नहीं होती। उसे नंबर 406 से एक कॉल आता है और वो हुईजू को टीज करता है। कहता है, ओह 406, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, हमने आज बात नहीं की। वो पूछती है, क्यों? वो कहता है, मैं तुमसे इतने समय से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। वो कहती है, ठीक है, चलो बारी बारी से एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहते हैं। पहले हुईजू पूछती है, तुमने कहा था कि तुमने वेडिंग से एक दिन पहले इना के साथ एक डील की थी, क्या वो हुईजू के बारे में थी? वो कहता है, हाँ। वो एक दूसरे से दिल की बातें पूछते रहते हैं। फिर सायोन पूछता है, क्या तुमने हुईजू को थ्रेटन किया था, क्योंकि उसे लगा था कि किडनैपर उसे ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है? हुईजू जवाब देती है, नहीं और हाँ। फिर वो पूछती है, क्या तुमने हुईजू से सिर्फ होंग फैमिली से कनेक्ट होने और उसे होस्टेस के रूप में रखने के लिए शादी की थी? वो कहता है, नहीं, मुझे भयानक नाइटमेयर्स आते थे और जब भी मैं डरता था मैं हुईजू के घर जाकर उसे साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करते देखता था। इससे मुझे पीस मिलता था, लेकिन हुईजू का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी कर ली। वो ऐड करता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ जेल में होने जैसा फील करेगी और डिवोर्स चाहेगी। फिर वो पूछता है, क्या वो अब भी डिवोर्स चाहती है? हुईजू साइलेंट रहती है, तो वो कहता है, 406, तुम चुप क्यों हो? तुम हुईजू के बारे में सब कुछ जानती हो, है ना? वो कहती है, वो अब और होप नहीं करना चाहती। पिछले 3 सालों से उसने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो चाहती है कि तुम उसे जाने दो ताकि उसे और हर्ट ना हो। वो कहता है, मुझे पता है हुईजू को लव, सिक्योरिटी, सिंसियरिटी, अंडरस्टैंडिंग और केयर की जरूरत है, मैं उसे ये सब दे सकता हूँ। ये सुनकर हुईजू इमोशनल हो जाती है और गलती से कह देती है, पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी डेथ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब क्या बदल गया है? वो दोनों खुद को आमने सामने बैठे इमेजिन करते हैं। हुईजू फिर कहती है, तुमने हुईजू को एक हॉस्टेज की तरह ट्रीट किया ताकि तुम उसके लव में ना पड़ जाओ। सायोन जवाब देता है, मैं एक बार और हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करूंगा, अगर ये काम कर गया तो तुम मुझे फिर कभी कॉल नहीं करोगी। हुईजू कहती है, ये सब तुम्हारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, और कॉल काट देती है। अगली सुबह प्रेसिडेंशियल ऑफिस के सभी लोग पिकनिक पर जा रहे होते हैं। जब वो लंच के लिए रुकते हैं तो सायोन ने स्पेशली सभी डिशेस को हार्ट शेप्ड अरेंज करवाया होता है। बस में सब बैठ जाते हैं और एक न्यू इंटरप्रेटर हुईजू के बगल में बैठता है, उसे कॉफी ऑफर करता है। सायोन कार सिकनेस का नाटक करता है और उसे पीछे भेज देता है। हुईजू को दी हुई कॉफी फेंक देता है। फिर वो उसे जूस देता है और कहता है, खाली पेट कॉफी पीना अच्छा नहीं है। हुईजू बस उसे घूरती रहती है। इस बीच सांग्यू और यूरी ऑर्फेनेज के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और उनके साथ फन करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि यूरी सांग्यू की गर्लफ्रेंड है। एक फोटो एल्बम देखते समय यूरी को सांग्यू की एक फनी पिक्चर मिलती है, जिसे वो उससे छिपाने की कोशिश करता है।
सांगयू को फिर अपने चाइल्डहुड की एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें वो बच्चे दिखाई देते हैं जो ऑर्फनेज से मिसिंग हो गए थे। वो फोटो प्रिंसिपल के पास ले जाता है, लेकिन वो ओल्ड प्रिंसिपल नहीं होती और ज्यादा कुछ नहीं जानती। सांगयू अपने 3 फ्रेंड्स का नाम लेता है और कहता है वे मिसिंग हो गए थे। प्रिंसिपल कहती है नहीं, ट्विन ब्रदर्स में से एक भी मिसिंग हो गया था, जिससे टोटल 4 बच्चे हो गए। बस में हुईजू सायोन के शोल्डर पर सो जाती है। वो आसपास देखता है और अपने हाथ से उसके फेस को सन से बचाता है। वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और गेम्स खेलना शुरू करते हैं। न्यू गाय हुईजू के साथ टीम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सायोन उसे दूर भेज देता है और उसका पार्टनर बन जाता है। पहला गेम एक स्पिनिंग रोप के ऊपर से जंप करना होता है। सायोन वार्म अप करता है और हुईजू से कहता है मैं पहले जाऊंगा फिर तुम। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है वो फेल हो जाता है और वापस आ जाता है। वो कहता है इस बार मैं सही करूंगा, लेकिन हुईजू कहती है इस बार मैं पहले जाऊंगी। हुईजू परफेक्टली जंप करती है और सायोन उसे ज्वाइन करता है। वो एक साथ जंप करते हैं और बहुत हैप्पी होते हैं। सायोन पहली बार खुलकर स्माइल करता है और लाइफ एंजॉय करता है। इस बीच सांगयू और यूरी मिसिंग ट्विन ब्रदर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन केस 20 साल पुराना है, इसलिए ये डिफिकल्ट है। सांगयू यूरी से कहता है अगर एक ब्रदर मिसिंग हो गया तो दूसरा जिंदा है। अगर हम उसे ढूंढ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अगला गेम 3 लेगेड रेस होता है। पार्टनर्स एक लेग एक साथ बांधते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जंप करते हैं। वो गेम 3 लेगेड रेस होता है। जीत जाते हैं और इतने एक्साइटेड होते हैं कि सायोन हुईजू को उठाकर सबके सामने घुमाता है। सब देखते हैं और सायोन कहता है ओह सॉरी, मैं इन गेम्स की वजह से ज्यादा एक्साइटेड हो गया। सायोन और हुईजू बहुत क्लोज आ गए हैं। वो एक साथ पिक्चर लेते हैं। पहले दूर दूर खड़े होते हैं, लेकिन उनका कलीग उन्हें करीब आने और एक हार्ट शेप बनाने के लिए कहता है, तो वो एक ग्रेट पिक्चर लेते हैं। अगला गेम माउंटेन ट्रैकिंग होता है। सब थक जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, लेकिन सायोन और हुईजू सबसे पहले माउंटेन टॉप पर पहुंचते हैं। बहुत ठंड होती है, इसलिए सायोन हुईजू को अपनी जैकेट दे देता है। जब सब पहुंचते हैं तो वो टॉप पर पिक्चर्स लेते हैं। सायोन के फैंस आ जाते हैं और वो उनके साथ बिजी हो जाता है। हुईजू क्लिफ के एज पर खड़ी होती है। एक टीममेट किसी को गिरते देखकर चिल्लाता है। सायोन आसपास देखता है और रियलाइज करता है कि हुईजू मिसिंग है। वो जरूर गिर गई होगी। सायोन रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स को कॉल करता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हुईजू का कोई साइन नहीं होता। सायोन उसे खुद ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच हुईजू को होश आता है, लेकिन वो अपनी इंजरीज की वजह से सीवियर पेन में होती है। उसका फोन टूट गया होता है, लेकिन उसे किडनैपर का फोन मिलता है जो अभी भी काम कर रहा होता है। उसके पास सायोन को कॉल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि वो फोन सिर्फ उसे ही कॉल कर सकता है। वो सायोन को कॉल करती है, जो कहता है हुईजू। हुईजू शॉक्ड रह जाती है कि वो जानता है। सायोन कहता है 406, मुझे पता है हुईजू तुम्हारे साथ है, प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। हुईजू कहती है तुमने कहा था जब वो मरने वाली हो तब कॉल करना। वो मरने वाली है, आकर ले जाओ उसे। वो कहता है हुईजू के बैग में एक कलर फ्लेयर है, उसे कहो कि वो उसे स्काई में रिलीज करे, मैं उसे देख कर आ जाऊंगा। हुईजू रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि उसकी कंडीशन और खराब हो रही होती है। वो हिम्मत जुटाकर बैग तक पहुंचती है और फ्लेयर रिलीज करती है। सायोन उसे देखता है और कहता है 406, हुईजू से कहना डरे नहीं, मैंने फ्लेयर देख लिया है, मैं उसे बचाने आ रहा हूं। और उसकी तरफ भागता है। सीन फिर उस रात पर शिफ्ट होता है जब सायोन ड्रंक था। हुईजू ने उससे उसकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में पूछा था और उसने कहा था हुईजू आई लाइक यू। ये सुनकर हुईजू स्माइल करती है और उसकी चेस्ट पर सो जाती है। प्रेजेंट में हुईजू की आंखें बंद हो रही होती हैं जब उसे वो दिन याद आता है जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही थी। उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी सिस्टर डेफ हो गई थी, जबकि उसका ब्रदर मर गया था। उसकी मदर ने उसे बोलने से फोर्स किया था। उसने ये अपनी मदर का लव और अटेंशन पाने के लिए किया था, लेकिन वो अब भी इसके लिए तरसती थी। सायोन हुईजू को ढूंढ लेता है और उसे अपनी पीठ पर उठाता है। उसे ढूंढते समय वो भी इंजर्ड हो गया था। हुईजू सोचती है तब भी सायोन ने ही मेरी केयर की थी और अब भी वही है। वो सोचती है सायोन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं उसे कुछ क्यों नहीं बता सकती। नेक्स्ट हुईजू हॉस्पिटल में उठती है। उसे होश में देखकर सायोन इमोशनल हो जाता है। हुईजू उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मत जाओ, यही मेरे साथ रहो। सायोन उसकी साइड में बैठ जाता है। हुईजू सोचती है मैंने सायोन के सामने बोला, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। क्या वो पहले से जानता था कि मैं बोल सकती हूँ? क्या वो जानता है कि मैं 406 हूँ? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सीधे मुझसे बात कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा है तो उसने कुछ क्यों नहीं कहा? शायद क्योंकि मैं अभी भी सिक हूँ।
जब मैं घर जाऊंगी तो वो मुझे डांटेगा। वो इमेजिन करती है कि वो घर जाती है और सायोन उसे डिवोर्स दे देता है। फिर उसे किडनैपर के फोन की याद आती है। दूसरी ओर सायोन का असिस्टेंट उसे फोन देता है और कहता है ये उस लोकेशन पर मिला जहां हुईजू थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुईजू को क्यों धक्का दिया गया। इसके बाद सायोन कहता है टारगेट मैं था, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरप्रेटर हुईजू गलती से सामने आ गई। फिर वो कहता है इसे अभी पुलिस को रिपोर्ट मत करना, मैं खुद रिपोर्ट फाइल करूंगा। सायोन फोन वापस हुईजू के बैग में रख देता है। तभी हुईजू रूम में एंटर करती है और वो उससे कहता है क्या हुआ, तुम फिर से साइलेंट हो गई हो। ये सुनकर वो शॉक रह जाती है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटाता है, कहता है मैं बहुत पहले से जानता हूं कि तुम बोल सकती हो और मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूं। 406 मेरा मतलब 406 ने तुम्हें ढूंढने में मेरी बहुत हेल्प की। पहले उसने तुम्हारे साथ ये किया और फिर उसने तुम्हें ढूंढने में मेरी हेल्प ही की। अब मुझे नहीं पता कि उसे माफ करूं या उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन फाइल करूं। हुईजू उसे सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो उसे रोकता है और कहता है मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन अभी के लिए बस रेस्ट करो। वो उसे एक न्यू मोबाइल देता है और चला जाता है। हुईजू अपने बैग से फोन निकालती है और सोचती है क्या सायोन ने ये नहीं देखा होगा, और खुद से कहती है इस फोन के थ्रू मैं तुमसे दूर होना चाहती थी, लेकिन इस फोन की वजह से हम और करीब आ गए हैं। इस बीच सायोन का फादर एक कॉन्फ्रेंस में ट्रिप एक्सीडेंट को एक पॉलिटिकल अटैक के रूप में डिस्क्राइब करता है और कहता है ये मेरे सन के खिलाफ किया गया था। दूसरी ओर इना हुईजू की मदर से मिलने आती है, जो उससे कहती है तुम अब क्यों आई हो हुईजू की जगह लेने। इना जवाब देती है मुझे किसी की जगह लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ हुईजू की हेल्प करने आई हूँ। तुम हुईजू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम सायोन के बारे में सच जानती हो है ना। ये सुनकर हुईजू की मदर शॉक्ड रह जाती है। इना कहती है तुम ही थी जिसने मुझे वो पेपर्स भेजे थे ताकि मैं सायोन से शादी ना करूं, राइट। लेकिन हुईजू की मदर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब सायोन का ऑफिस रिपोर्टर्स के कॉल से भर जाता है। ये देखकर सायोन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने फादर के पास जाकर कहता है आपने क्यों किया, इसे अभी खत्म करो वरना कल मेरे रिस्पॉन्स का इंतजार करना। उसका फादर पूछता है माउंटेन से कौन गिरा था। वो जवाब देता है हुईजू। ये सुनकर उसका फादर फ्यूरियस हो जाता है और कहता है तुमने उसे हायर करने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम अपनी जगह भूल गए हो, तुम्हें अपनी स्टेटस से ज्यादा सब कुछ मिला है, तुम क्या थे और अब तुम क्या हो। सायोन कहता है ये कभी मेरी चॉइस नहीं थी, मैंने कभी अपने सन की जगह देने के लिए नहीं कहा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां सायोन की मदर उसे अपने सन का सामान और कपड़े दे रही होती है। उसे बताती है ये वो चीजें हैं जो मेरे सन को पसंद थी। नेक्स्ट सांग यू यूरी को फिर से डोर से टकराने से बचाता है और उन्होंने सक्सेसफुली पता लगा लिया होता है कि जिस मेंशन में सांग यू खेला करता था वो जैक सोक नाम के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था। इसीलिए यूरी उसे ढूंढ रही है और सांग यू अपने ऑर्फनेज फ्रेंड्स के थ्रू सर्वाइविंग ट्विन ब्रदर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सायोन हुईजू के लिए फ्रूट्स और फूड लाता है, साथ में अपने कपड़े भी। वो पूछती है क्या तुम यहीं सोए थे। वो जवाब देता है हाँ ऑफ कोर्स, एक फैमिली मेंबर को रुकना पड़ता है राइट। फिर वो उसे बाथरूम में शावर लेने के लिए बुलाता है। वो सोचती है वो मुझे क्यों बुला रहा है, क्या वो मेरे साथ शावर लेगा। लेकिन सायोन बस उसके बाल धोकर आसानी से सुखा देता है। हुईजू उससे पूछती है तुम अचानक मेरी इतनी केयर क्यों करने लगे हो। सायोन कहता है ज्यादातर हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स की केयर करते हैं, लेकिन मुझे रिग्रेट है कि मैंने 3 साल तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। फिर हुईजू बेड पर लेट जाती है और सायोन अपने कपड़े चेंज करके उसके बगल में आकर बैठ जाता है। हुईजू की हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन सायोन बस उसका बेड नीचे करता है और सोफा पर जाकर सो जाता है। बाद में हुईजू सायोन को ढूंढती है, लेकिन वो वहां नहीं होता। वो उसे कॉल करती है, लेकिन सायोन उसे मैसेज करता है सो जाओ, मैं किसी के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। हुईजू सायोन को किडनैपर के फोन से कॉल करती है और वो आंसर करता है, कहता है 406 मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। वो रीजन पूछती है और वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे हुईजू को ढूंढने में हेल्प की, अगर तुम नहीं होती तो मैं हुईजू को कभी नहीं ढूंढ पाता। वो कहती है क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे उसकी लोकेशन कैसे मिली। वो जवाब देता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ कि तुम 20s में एक लड़की हो। ये सुनकर हुईजू साइलेंट हो जाती है। फिर सायोन उसे टीज करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ब्यूटीफुल होगी, क्या तुम ब्यूटीफुल हो, मुझे तुमसे बात करने में बहुत मजा आता है, तुमसे बात करने से मैं अपनी सारी टेंशन्स भूल जाता हूँ। ये सुनकर हुईजू फ्यूरियस हो जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो उसे टीज करता रहता है और कहता है मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। हुईजू कहती है तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में है और तुम मुझे इमेजिन करना चाहते हो। फिर वो कहता है
406। मुझे पता है इन अटैक्स में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम किडनैपर्स को पकड़ने में मेरी हेल्प करो। मुझे वो डिटेल्स बताओ जो तुम जानती हो। वो उसे बताती है। उसकी आंखें डिफरेंट कलर्स की हैं और वो बोलते समय स्टटर करता है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसका एक पार्टनर है। अगले दिन सायोन मीडिया को एक स्टेटमेंट देता है और किडनैपर का एक स्केच रिवील करता है। कहता है, मुझे इस आदमी से काफी समय से थ्रेट्स मिल रहे हैं। इसके बाद न्यूज ट्रेंड करती है और सायोन इंश्योर करता है कि हुइजू का नाम कहीं भी मेंशन ना हो। टीवी और मीडिया पर अपने बारे में न्यूज देखकर किडनैपर एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है और अपने पार्टनर को मैसेज करता है, तुमने हुइजू को धक्का दिया और अब मेरा फेस रिवील हो गया है। तुम्हारी दुश्मनी सायोन से है तो तुमने हुइजू को क्यों धक्का दिया? उसका पार्टनर जवाब देता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सायोन किसी अपने को खोने का पेन फील करे और हुइजू उसकी वीकनेस है। किडनैपर हुइजू को कॉल करता है लेकिन वो आंसर नहीं करती। फिर वो उसे मैसेज करता है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धक्का दिया, लेकिन मैंने नहीं दिया। और क्या तुमने सायोन को मेरे बारे में सारी डिटेल्स दे दी? वैसे भी चूंकि तुम अब हमारे साथ नहीं हो, मैं अपना फोन वापस लेने आ रहा हूँ। ये सुनकर वो रूम लॉक करके डर के मारे बैठ जाती है। तभी कोई बाहर से डोर खोलने की कोशिश करता है। सायोन की आवाज सुनकर वो डोर खोलती है और उसे देखकर हक कर लेती है। सायोन उसे काम करता है, उसे बेड पर बिठाता है और पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? सायोन लाइट्स ऑफ करता है, उसे सुलाता है और जाने वाला होता है जब हुइजू उसे रोक लेती है। वो उसके साथ लेट जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हुइजू किडनैपर का फोन लेती है और टेरेस पर जाकर सायोन को कॉल करती है, अपोलोजाइज करती है। फिर वो कहती है, मैं तुम्हें ये फोन देना चाहती हूँ ताकि ये तुम्हारी हेल्प कर सके। मैं अब तुम्हारे पास आ रही हूँ। इसके बाद वो रूम में जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो सायोन को फिर से कॉल करती है और वो उसे आने के लिए एक एड्रेस देता है, जो वो अम्यूजमेंट पार्क होता है जहां हुइजू बचपन में जाया करती थी। वो वहां जाती है और उसे कॉल करती है और वो उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। ये सब करने से उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। फिर वो सायोन से पूछती है, तुम ये सब क्यों सुन रहे हो? वो कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ा रिलैक्स करो। वो कहती है, मुझसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड मत हो। जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा। इसके बाद सायोन उसके पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। हुइजू शॉक्ड रह जाती है और कहती है, तुम जानते थे? वो हाँ कहता है। वो कहती है, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा और मेरी केयर की? वो कहता है, मैं और क्या कर सकता था? मुझे बताओ, मैं तुमसे हेट कैसे कर सकता हूँ और मैं तुमसे लव कैसे नहीं कर सकता? ये सुनकर हुइजू इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। सायोन फिर उसे किस करता है। सायोन ने हुइजू को पार्क में इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने पार्क में उसकी एक फोटो देखी थी जिसमें वो बहुत हैप्पी लग रही थी। वो उसे फिर से उस फीलिंग की याद दिलाना चाहता था। घर लौटने के बाद वो हुइजू के लिए खाना बनाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। वो कहता है, अब से हम हमेशा एक साथ खाना खाएंगे, बिल्कुल एक अच्छे कपल की तरह, ताकि ये घर जेल जैसा महसूस ना हो। हुइजू कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने कहा था। शायद तुम्हें इसके बारे में गिल्टी फील होता था। वो कहता है, नहीं, कोई गिल्ट नहीं था। हुइजू कहती है, बताओ कि हमने कभी एक नॉर्मल कपल की तरह कुछ किया है? हमने कभी एक साथ खाना नहीं खाया, कभी आई कांटेक्ट नहीं किया, कभी एक साथ नहीं सोए? ये सुनकर सायोन स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें अपने रूम में सोना पसंद नहीं था तो तुम मुझे बता सकती थी। हुइजू कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। सायोन कहता है, तुमने शादी के बाद इस घर को एक घर बनाया। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से वापस आता था और लाइट्स ऑन देखता था तो ये जानकर अच्छा लगता था कि घर पर कोई है। और कभी कभी तुम टीवी देखते देखते सो जाती थी और तुम्हें देखकर मुझे पीस मिलता था। तुम मेरी पीस हो हुइजू। वो कहती है, तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए था, कम से कम हमारे 3 साल बर्बाद नहीं होते। वो कहता है, मैंने हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ की थी क्योंकि तुमने मुझसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारे लव में ना पड़ जाऊं, लेकिन यह फिर भी हो गया। हुइजू उसे किडनैपर के मैसेजेस दिखाती है और वो कहता है, वो इस फोन के थ्रू बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हुइजू उसे पीछे से हक करती है और कहती है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। वो उसे वापस हक करता है और मन ही मन सोचता है, क्या तुम मेरा सच जानने के बाद मुझे माफ करोगी? इस बीच किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है, क्या तुम्हें हुइजू से अपना फोन वापस मिला? वो जवाब देता है, नहीं, मैं गया था लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और सायोन भी आ गया तो मैं वापस आ गया। सायोन के पेरेंट्स किडनैपर के बारे में न्यूज देख रहे होते हैं। उसकी अपीयरेंस, खासकर उसकी आई कलर के बारे में सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होते हैं। हुइजू को सायोन के बारे में एक भयानक ड्रीम आता है। इसके बाद वो रोती है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो आंसर नहीं करता। वो उसके रूम में जाती है जहां वो सो रहा होता है और उसे देखती है। जब सायोन उठता है तो वो उसे अपने साथ लेटने के लिए नीचे खींच लेता है, उसे हक करता है और कहता है,
3 साल बाद मैंने आज अपनी पहली हॉलिडे ली है। वो उससे पूछता है, आज तुम क्या करना चाहती हो? वो उसे बताती है, मैं अक्सर हमें एक क्यूट कपल के रूप में इमेजिन करती थी जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, सायोन को ऑफिस से एक इमरजेंसी कॉल आता है। सायोन के फादर के ऑफिस के बाहर किसी ने बड़े बड़े बुकेज भेजे थे जिन पर मैसेज था, मैं तुम्हारे सन के बारे में सारा सच जानता हूँ और मैं इसे सबके सामने रिवील कर दूंगा। ये फिर से ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। सायोन के ऑफिस स्टाफ ने उसे एक सरप्राइज के लिए बुलाया था क्योंकि वो काफी समय से बहुत ट्रबल्ड था। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार हुईजू के साथ टाइम बिताने का सोचा था, जो बर्बाद हो गया। नेक्स्ट, सायों का असिस्टेंट उसे किडनैपर की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जो आखिरकार ट्रेस हो गई होती है। सायों अकेले वहां जाने का डिसाइड करता है और उसे कहता है, इसके बारे में अभी पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। इस बीच किडनैपर हुईजू को मैसेज करता है, कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? तुम सायों के बारे में सब कुछ नहीं जानती? और उसे ऑर्फनेज से कुछ मिसिंग बच्चों के बारे में एक न्यूज लाइन के साथ एक वीडियो सेंड करता है। इस बीच सायों का रिपोर्टर फ्रेंड उसे बुकेस के बारे में बताता है। किडनैपर ने उन्हें तुम्हारे फादर के ऑफिस के बाहर भेजा था। मैसेज के साथ मुझे पता है सायों ने क्या किया है। सायों कहता है, मैं सब कुछ पता लगाने जा रहा हूँ। इस बीच हुईजू और सायों के फादर की एक मीटिंग होती है और उसका फादर पूछता है, क्या तुमने वो बुकेज मेरे ऑफिस के बाहर भेजे थे? क्योंकि तुम्हारे अलावा सायों के बारे में कोई नहीं जानता। वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं भेजे। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे फादर ने उसकी केयर की? क्योंकि अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। इस बीच हुईजू संगयू से ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में पूछती है और वो उसे सब कुछ बताने लगता है। इस बीच सायों उस मेंशन में पहुंचता है जहां संगयू और उसके फ्रेंड्स खेला करते थे, किडनैपर को ढूंढते हुए। तभी उसे एक वीडियो प्ले होने की आवाज सुनाई देती है और उसके खत्म होने के बाद स्क्रीन पर लिखा आता है, सायों, तुम ही हो जिसने उन बच्चों को मारा, तुम उनके मर्डरर हो। नेक्स्ट, संगयू और हुईजू मेंशन को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। संगयू हुईजू को बाहर से मेंशन का गेट दिखाता है और उसे सब कुछ बताता है। कहता है, हम सुबह वापस आएंगे, अभी बहुत अंधेरा है। तभी सायों उन्हें देख लेता है और बार बार हुईजू को कॉल करता है। संगयू हुईजू से कहता है, कॉल आंसर करो और बात करो। वो साइन लैंग्वेज में कहती है, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? वो कहता है, लगता है मेरे अलावा कोई और भी जानता है कि तुम बोल सकती हो। वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। तभी सायों उनकी कार को ओवरटेक करता है, हुईजू को बाहर खींचता है और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाता है। संगयू उससे पूछता है, तुम्हारा हुईजू पर क्या राइट है? सायों कहता है, तुम उसके आसपास क्यों घूम रहे हो? उससे दूर रहो, क्योंकि जब से तुमने हमारी लाइफ्स में एंटर किया है, ये किडनैपिंग्स और दूसरे अटैक्स होने लगे हैं। सायों सोचता है कि संगयू किडनैपर का पार्टनर है, फिर वो चला जाता है। सायों हुईजू से पूछता है, तुम संगयू के साथ क्या कर रही थी? वो उसे किडनैपर के मैसेजेस दिखाती है और वो कहता है, ओह, तो तुम उससे मेरे बारे में पूछने गई थी? वो कहती है, नहीं, मैं ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में पूछने गई थी। वो कहता है, क्यों? क्या तुम मुझसे डर गई थी? वो कहती है, हाँ, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हें खोने से। जब मैं तुमसे 406 बनकर बात कर रही थी तो मुझे हमेशा डर लगता था कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तुमसे दूर भागना चाहती थी और मुझे डर है कि तुम्हारा सीक्रेट रिवील होने पर तुम मुझसे दूर हो जाओगे। और मुझे सुबह से ड्रीम्स आ रहे हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। देखो, तुम्हारा सीक्रेट कितना भी शॉकिंग क्यों ना हो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ना। सायों कहता है, ये इतना ईजी नहीं है। वो उसे हक करता है और कहता है, हमेशा एक बात याद रखना, भले ही मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल जाए, मैं हमेशा तुम्हारा सायों रहूंगा जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में इना अपने डैड से मिलती है और उसे बताती है, वेडिंग से एक दिन पहले किसी ने मुझे ये डीएनए रिपोर्ट भेजी थी। ये सेओं की थी। इसमें साफ लिखा था कि सेओं मिस्टर बैक का सन नहीं है। ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड नहीं होता। तो इना कहती है, इसका मतलब आप सब कुछ पहले से जानते थे और आपने ही मुझे ये पेपर्स भेजे थे। हुईजू की मॉम भी ये सुन लेती है और शॉक्ड रह जाती है। हमें पता चलता है कि इसीलिए मिस्टर होंग ने इना को वेडिंग छोड़ने दी थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें मिस्टर होंग सेओं की मॉम और डैड से कहते हैं सेओं हुईजू से शादी करेगा। वो अग्री नहीं कर रहे होते तो मिस्टर होंग उन्हें सेओं के ग्रैंडपा के सिग्नेचर वाला एक अग्रीमेंट दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है होंग फैमिली जब चाहे उनसे कोई भी डिमांड कर सकती है। अब प्रेजेंट में इना अपने डैड से कहती है, आपने एक्सीडेंट के बाद पुलिस पर बहुत प्रेशर डाला, फिर अचानक आप साइलेंट हो गए, क्यों? फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर होंग एक आदमी के सिर पर गन रखे खड़े होते हैं और वो आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा होता है।
वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सेओ का ग्रैंडपा होता है। प्रेजेंट में मिस्टर होंग इना से कहते हैं, इन सब पुरानी बातों को छोड़ दो। नेक्स्ट सीन एक इंटरव्यू में सेओ की मॉम कहती है, मैं हमेशा अपने सन को प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही 20 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सेओ की मॉम एक बच्चे को एक रूम में लॉक करती है और कहती है, मैं तुम्हें लॉक नहीं कर रही बल्कि प्रोटेक्ट कर रही हूँ। पता चलता है कि यह बच्चा हमारा मेल लीड सेओ नहीं बल्कि कोई और है। अब पास्ट की मिस्ट्री धीरे धीरे हमारे सामने रिवील हो रही है। एक ओल्ड मैन न्यूज देखने के बाद सेओ के ऑफिस में कॉल करता है और कहता है, सेओ से कहना कि वो जिंदा है। दूसरी ओर संगयू पता लगा लेता है कि उस मेंशन का ओनर अब कहाँ रहता है और उससे मिलने जा रहे होता है। नेक्स्ट जब सेओ ऑफिस आता है तो उसका असिस्टेंट उसे वही मैसेज देता है जो ओल्ड मैन ने दिया था, जिसे सेओ बिल्कुल नहीं समझ पाता। फिर असिस्टेंट उसे बताता है, मुझे पता चला है कि ये एक फिश शॉप की लोकेशन है। इस बीच ओल्ड मैन कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी कोई आता है जिसका फेस नहीं दिखाया जाता। दूसरी ओर हुईजू अपनी ट्रिप की फोटोज देख रही होती है जिसमें सेओ हर जगह उसे प्यार से देख रहा होता है। ये देखकर वो इमोशनल और बहुत हैप्पी हो जाती है। इस बीच सेओ फिश शॉप के रास्ते में होता है और अपने चाइल्डहुड का एक फ्लैशबैक याद करता है। उसमें वो उस ओल्ड मैन के साथ बहुत हैप्पीली और पीसफुली रह रहा होता है, लेकिन एक दिन वो उसे किसी के साथ एक कार में भेज देते हैं। उसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक ओल्ड मैन एक बच्चे को पानी में डुबो रहा होता है और वो बच्चा सेओ से हेल्प मांग रहा होता है। ये देखकर सेओ डर के मारे हिल भी नहीं पाता। तभी ओल्ड मैन आता है और उसकी आंखें ढक लेता है, कहता है, चलो यहां से, ये सब मत देखो। दूसरी ओर हुईजू सेओ का इंतजार कर रही होती है जब डोर पर कोई आता है। नेक्स्ट सेओ शॉप के बाहर जाता है और वहां हर तरफ धुआं होता है। ये देखकर वो तुरंत अंदर जाने की कोशिश करता है और यहाँ हुईजू डोर खोलती है तो इना को पाती है जो उससे मिलने आई होती है और उसे सेओ की डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। ये देखकर हुईजू ज्यादा रिएक्ट नहीं करती तो इना उससे पूछती है, क्या तुम ये जानती थी? वो कहती है, नहीं। फिर एक फ्लैशबैक में उसे सेओ का कहना याद आता है, भले ही मैं सेओ ना हूं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। इस बीच सेओ देखता है कि पूरी शॉप में आग लगी हुई है और फिर वो ओल्ड मैन को देखता है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सेओ भी उनके साथ अनकॉन्शियस हो जाता है। सेओन और केयर टेकर वहां अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और आग हर तरफ तेजी से फैल रही होती है। दूसरी ओर इना हुईजू से कहती है, मुझे पता है तुमने शादी अपनी मॉम के प्रेशर में अग्री की थी, लेकिन अब तुम्हें इस शादी को कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी ओर जब सेओन को होश आता है तो वो केयर टेकर को उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन पर कुछ गिर जाता है और वो दोनों फिर से नीचे गिर जाते हैं। इस बीच हुईजू इना से कहती है, नहीं, सेओन को चुनना मेरा अपना डिसीजन था और मैंने भी उससे बहुत कुछ छिपाया है, यहाँ तक कि ये फैक्ट भी कि मैं बोल सकती हूँ। इना हुईजू को बोलते हुए देखकर बहुत हैप्पी होती है और कहती है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था जब तुम मुझे चाइल्डहुड में अन्नी बुलाती थी। इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो दोनों सेओन के बारे में बात करने लगते हैं। हुईजू कहती है, हम सेओन की फैमिली के नेबरहुड में रहते थे, फिर भी मैंने सेओन को पहली बार तब देखा जब वो 15 साल का था। इस पर इना कहती है, ये पॉसिबल है कि सेओन ने बैक फैमिली के बायोलॉजिकल सन की जगह ली हो, लेकिन फिर उनका असली सन कहाँ गया? इना के जाने के बाद हुईजू बार बार सेओन को कॉल करती रहती है, लेकिन उसका फोन रीचेबल नहीं होता। फिर वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वो रिपोर्ट फाइल नहीं कर रहे होते क्योंकि सेओन को मिसिंग हुए सिर्फ 6 आवर्स हुए होते हैं। फिर वो उन्हें बताती है, मेरे हस्बैंड को कई दिनों से थ्रेट्स मिल रहे हैं और एक अटैक भी हुआ था। ये सुनकर वो हुईजू से उसके हस्बैंड का नाम पूछते हैं, लेकिन वो कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन हुईजू सेओन के पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है, सेओन के लिए एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करो, उसे मिसिंग हुए 6 आवर्स हो गए हैं। हुईजू को बोलते हुए सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। हुईजू उन्हें बताती है, मुझे पता है आप सेओन के रियल पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है सेओन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे ढूंढिए। ये कहकर वो जाने लगती है और बाहर बटलर उसे बताता है, जब सेओन छोटा था तो उसकी दोनों आंखें कलर चेंज करती थी, लेकिन जब वो यहाँ लौटा तो उसकी आंखें एक कलर की थीं। इसके बाद हुईजू को किडनैपर की याद आती है जिसकी आंखें भी कलर चेंज करती थीं और उसे रियलाइज होता है कि वो सेओन के पीछे इसलिए है क्योंकि वो अपनी जगह वापस लेना चाहता है। और उसने हुईजू से ये भी कहा था, सेओन को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि सेओन मैं था। तभी हुईजू को संगयू का कॉल आता है। हुईजू संगयू के कॉल पर हॉस्पिटल पहुंचती है और सेओन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है वो आईसीयू में है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां संगयू पहले ही वहां गया होता है क्योंकि मैंशन मिस्टर संगहुन के नाम पर था, जो फिश शॉप का ओल्ड मैन था, लेकिन ऑर्फनेज का नाम सुनते ही वो संगयू को बाहर निकाल देता है।
संगयू वापस जा रहा होता है जब वो सेओन को उसी डायरेक्शन में जाते हुए देखता है तो उसे सेओन पर सस्पिशियस होता है और वो उसे फॉलो करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो शॉप में आग लगी होती है और वो दोनों अनकॉन्शियस पड़े होते हैं। संगयू उन दोनों को रेस्क्यू करता है और उन्हें बाहर लाता है। अब प्रेजेंट में सांगयू हुईजू से कहता है, इन सब चीजों में कोई कनेक्शन है? मुझे नहीं पता आग कैसे लगी या सायोन वहां क्या कर रहा था और तुम्हारा सायोन से क्या रिलेशन है। तभी डॉक्टर आता है और इन्फॉर्म करता है सायोन खतरे से बाहर है लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है। इसके बाद हुईजू उसके पास जाती है और रोते हुए उसे बताती है, अब तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी है। दूसरी ओर असली सायुन यानी किडनैपर, जिसे हम कंफ्यूजन से बचने के लिए अभी भी किडनैपर ही कहेंगे, को अपने पार्टनर का मैसेज मिलता है, अब तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे। किडनैपर कहता है उसे नहीं पता था कि सायुन उस शॉप में था। तो पार्टनर किडनैपर से कहता है, शुक्र मनाओ कि सायुन जिंदा और अनहार्म्ड है। अब सायुन के एक बुरे ड्रीम के थ्रू हमें पूरी स्टोरी पता चलती है और सायुन को उस ओल्ड मैन के साथ रहते हुए दिखाया जाता है जो सायुन के ग्रैंडपा के लिए काम करता था। एक दिन ग्रैंडपा आता है और उसे एक ब्लैक बैग देता है और ओल्ड मैन उसे एक बोट में कहीं ले जाता है। तभी सायुन ओल्ड मैन से पूछता है, मिस्टर जंगो के साथ वो लड़का कौन था? तो वो उसे चुप करा देते हैं। लेकिन फिर सायुन बाहर आता है और देखता है कि उसका ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन यानी असली सायुन को पानी में डुबो रहा है और वो बच्चा सायुन की तरफ हेल्प के लिए हाथ बढ़ा रहा है। सायुन इतना शॉक्ड हो जाता है कि हिल भी नहीं पाता। इसके बाद ओल्ड मैन सायुन को अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद सायुन का ग्रैंडपा अंदर आता है और सायुन से कहता है वो एक मॉन्स्टर था। पहले उसने फिश मारी, फिर एनिमल्स और फिर बच्चे। ऐसा मॉन्स्टर हमारी फैमिली में पैदा नहीं हो सकता। वो ब्लैक बैग को लाशों से भरता रहा और अब वो खुद उनमें से एक में है। फिर वो कहता है, बच्चे मैंने तुम्हें अब तक कोई नाम नहीं दिया ताकि मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन सायुन का नाम दे सकूं। इसके बाद हमें पता चलता है कि सायुन का अपने ग्रैंडपा से पहले से कोई कनेक्शन रहा होगा। अब असली सायुन कैसे बचा ये बाद में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट सायुन की आंखें खुलती हैं और हुईजू उसकी साइड में होती है। जब वो डॉक्टर को बुलाने जाती है तो सांगयू एंटर करता है और सायुन उससे पूछता है, जो पर्सन मेरे साथ था वो कैसा है? तो सांगयू उसे उनके पास ले जाता है जो खतरे से बाहर होते हैं लेकिन अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं। सांगयू उससे पूछता है, वे कौन है? तो सायुन उसे बताता है, वे हैं जिन्होंने मुझे पाला है। ये सुनकर सांगयू शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसे बताता है, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सांगयू उससे पूछता है, क्या हुईजू भी इसमें इन्वॉल्व है? तो सायुन कहता है, हुईजू मेरी अकेली फैमिली है, कोई गलत रिलेशनशिप नहीं है, तो चिंता मत करो। इस पर सांगयू कहता है, तो तुमने इसे सबसे छिपाकर क्यों रखा? तो वो कहता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो उसे हार्म करें। और फिर वो सांगयू को थैंक करता है और ओल्ड मैन की ओर पॉइंट करके कहता है, अब सिर्फ वही हमें पूरा सच बताएगा। उसी ने मुझे हिंट भेजा था लेकिन मैं उसे समझ नहीं सका। जिस पर्सन ने ऑर्फनेज के बच्चों को किडनैप किया और मुझ पर अटैक किया वो एक ही पर्सन है। मुझे लगा था वो मर गया लेकिन वो जिंदा है। रूम में जाकर साऊ अपना मोबाइल चेक करता है और हुईजू के कई मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स पाता है। फिर एक नर्स उसे बताती है कि हुईजू बहुत पहले कहीं चली गई थी। इस बीच हुईजू किडनैपर का फोन पुलिस को देने वाली होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि साउन पर कोई डेंजर आए। लेकिन साउन आता है और उसे रोक लेता है। तो वो कहती है, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मुझे सच पता चल गया है कि तुम साउन नहीं हो और मुझे उस किडनैपर की असली आइडेंटिटी भी पता चल गई है। वो अपनी जगह वापस लेना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। हुईजू बहुत इमोशनल हो जाती है लेकिन साउन नहीं चाहता कि वो इन सब में इन्वॉल्व हो, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोकता है। दूसरी ओर मिस्टर बैग का एक वैरायटी शूट होने वाला होता है जहां साओ को आना था लेकिन कोई उसे कांटेक्ट नहीं कर सका। तो वो शूट उसकी वाइफ के साथ कर रहे होते हैं। तभी एक पार्सल आता है जिसमें कई फिश कटी और एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी साओ की मॉम डिलीवरी मैन को फॉलो करती है और अपनी कार में उसकी बाइक का पीछा करना शुरू कर देती है और उसे फॉलो करते हुए वो उनके पुराने फैमिली हाउस पहुंच जाती है। वहां अपने सन को देखकर मदर का प्यार जाग जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। तो वो उन्हें बताता है, तुमने तो मुझे मार ही दिया था, तो आप क्यों रो रही हो? और ग्रैंडपा की पिक्चर को देखकर वो कहता है, आज से ठीक 2 दिन बाद उनकी डेथ एनिवर्सरी है। क्या तुम्हें पता है इस ओल्ड ग्रैंडपा ने मुझे कैसे मारा? पानी में डुबोकर। जिसके बाद मैं जिंदा तो था लेकिन मेरी मेमोरी चली गई थी। ये तो 1 साल पहले की बात है। उनकी डेथ की न्यूज सुनकर और उनकी फोटोज और वीडियोज देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन उनकी डेथ की न्यूज सुनकर मैं बहुत सैड था क्योंकि मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। सब कुछ याद आने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आया क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे फिर से मार दोगी।
तो उसकी मॉम उसे प्यार करते हुए कहती है, नहीं, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन्हें ट्रिक करके भाग जाता है। दूसरी ओर सांग यू यूरी के इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखकर उससे मिलने आता है। यूरी उसके लिए बहुत वरीड होती है क्योंकि सांग यू भी साओ को बचाते हुए इंजर्ड हो गया था। यूरी पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, एक फायर इंसिडेंट हुआ था, किसी की पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। यूरी उसे बताती है, हायर अथॉरिटीज हमारे प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई पावरफुल पर्सन है जो नहीं चाहता कि सच सामने आए। हुईजू साओ को हॉस्पिटल लाती है और उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी? तभी साओ उसे हग करता है और उसे बताता है, माउंटेन इंसिडेंट के बाद से मैं तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। तो वो कहती है, मुझे भी तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन चाहिए। इस पर वो बहुत प्यार से हुईजू के बालों को उसके कान के पीछे करता है और कहता है, अगर मैं कभी रीचेबल ना हूं तो मेरा इंतजार करना, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि किडनैपर कौन है। हुईजू कहती है, क्या वो अपनी जगह वापस लेने आया है? साओ कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस अब तुम्हारे साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ओल्ड मैन मिस्टर जोंग को होश आता है और वो साओ से अपोलोजाइज करता है, कहता है, मुझे उसे नहीं बचाना चाहिए था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां मिस्टर जंग बैग खोलता है और असली साउन को अभी भी सांस लेते हुए पाता है। फिर वो बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो वो उसे बचा लेता है, क्योंकि वो मेंटली भी बहुत वीक हो गया था और सब कुछ भूल गया था। तो उसने सोचा कि वो उसकी केयर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अंदर का मॉन्स्टर फिर से बाहर आ गया। जिसके बाद सेयोन उससे पूछता है, तुमने उन बच्चों की बॉडीज कहाँ दफनाई? मुझे उन्हें ढूंढना है ताकि मैं उनका सच सामने ला सकूं। दूसरी ओर संग यू हुईजू के साथ बैठा होता है। तभी वो हुईजू से कहता है, एक दिन जब तुम ऑर्फनेज में एक छोटे रोते हुए बच्चे को सुला रही थी तो प्रिंसिपल ने ये देख लिया और मुझे बताया। तब से मैं जानता हूं कि तुम बोल सकती हो। हुईजू उससे अपोलोजाइज करती है तो वो कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। फिर हुईजू उसे अपने और सेयोन के बारे में बताने वाली होती है तो संग यू कहता है, मुझे पता है, जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा सरप्राइज था और तुम्हारे लिए वरिड भी था, लेकिन एक बात तो पक्की है, सेयोन तुम्हें छिपा नहीं रहा था बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद हुईजू को याद आता है जब सेयोन ने कहा था, मेरी वाइफ मेरी वीकनेस है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को मेरी वजह से हेट का सामना करना पड़े। तो वो सोचती है कि सेयोन उनकी मैरिड लाइफ को सीक्रेट रखकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अगली सुबह हुईजू अपने रूम में आती है और सेयोन एक इवेंट में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी हुईजू उसकी टाई बांधना शुरू कर देती है। हालांकि हुईजू को इसे बांधना नहीं आता, सेयोन उसे सिखाना शुरू कर देता है। फिर हुईजू उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है और सेयोन उसे हक करता है और कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब हम इवेंट सीन देखते हैं। पहली बार सेयोन और हुईजू एक साथ स्टेज पर आते हैं और इवेंट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। इसके बाद सेयोन उस जगह के लिए निकलता है जहां मिस्टर जोंग ने उसे बताया था कि बच्चे दफनाए गए थे। उसके बाद उसे अपने रिपोर्टर फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है, ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन ये पता चला है कि वहां 2 ट्विन ब्रदर्स थे। एक ब्रदर मिसिंग हो गया जबकि दूसरा अभी भी जिंदा है। सेयोन उसे बताता है, उस दूसरे ट्विन ब्रदर के बारे में पता करो। नेक्स्ट सेयोन का असिस्टेंट दोजे हुईजू को घर छोड़ने जा रहा होता है जब सेयोन को अपने रिपोर्टर फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे इन्फॉर्म करता है, दूसरा ट्विन ब्रदर मिल गया है। उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था और उन्होंने उसका नाम डूजे रखा, मतलब सेयोन का असिस्टेंट जो अभी हुईजू के साथ था। यह सुनकर सेयोन पूरी तरह से स्टंडेड रह जाता है और हुईजू के लिए वरी करने लगता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है लेकिन वो आंसर नहीं करता। दोजे ने हुईजू के पानी में ड्रग मिला दिया था ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए और वो उसे किडनैप कर सके। अब वो हुईजू की फोटो लेता है और किडनैपर को सेंड करता है। साथ ही हुईजू का फोन ऑन कर देता है ताकि सेयोन वहां आ सके। हुईजू की फोटो देखकर किडनैपर आ जाता है। तभी दोजे उसके पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, मास्टर क्या आप ही हैं? क्योंकि उसने किडनैपर को पहले कभी अपना फेस रिवील नहीं किया था। वो उसे बेसबॉल बैट से सिर पर जोर से मारता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर जंग में ऑफिस में कॉल करके हिंट दिया था। दोजे भी उस फिश शॉप पर गया था जहां उसने किडनैपर को मिस्टर जोंग से आर्ग्यू करते हुए सुना था। मिस्टर जोंग उसे बता रहा था, तुम सेयोन के पीछे क्यों पड़े हो? उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, उसे तुम्हारे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। तो वो कहता है, उसकी फॉल्ट ये है कि उसने 20 साल तक मेरी लाइफ जी, मैं सेयोन हूं, वो नहीं। फिर वो उसे सिर पर मारता है, शॉप में आग लगा देता है और चला जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि असली सेयोन वो किडनैपर है जिसने उसके ब्रदर को मारा था। अब प्रेजेंट में किडनैपर उससे कहता है, ओ तो तुमने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया।
और तुमने मुझे फंसाने के लिए हुईजू को किडनैप किया, राइट? अब दोजे उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन किडनैपर उसे एक पागल की तरह पीटना शुरू कर देता है। वो उसे बार बार पानी में डुबोता है और फिर उस कार में बैठ जाता है जहां हुईजू अनकॉन्शियस होती है। जब साइयोन आता है तो वो एक बोट पर एक ब्लैक बैग देखता है जिसमें दोजे होता है, जो अभी भी जिंदा होता है। वो उसे बताता है वो यहीं है। इस बीच किडनैपर कार चलाने लगता है, लेकिन हुईजू को होश आ जाता है और वो किडनैपर के बाल खींचती है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हुईजू कार से निकलकर साइयोन को हक कर लेती है। तभी किडनैपर कार को हाई स्पीड में रिवर्स करता है, लेकिन साइयोन हुईजू के साथ साइड में हो जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। नेक्स्ट, साइयोन उसे कार से बाहर खींचता है और पंच करता है। कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये नाम, तुम्हारी जगह, सब ले लो, मुझे नहीं चाहिए। किडनैपर हंसता है और कहता है, क्या तुम हुईजू को भी मुझे दोगे? इस पर साइयोन उसे मारना शुरू कर देता है। तभी किडनैपर साइयोन पर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन दोजे बीच में आ जाता है और उसे चाकू लग जाता है। किडनैपर भाग जाता है। उसके बाद साइयोन दोजे की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है और हुईजू एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करती है। दोजे साइयोन से अपोलोजाइज करता है और कहता है, मैंने तुम्हारी कंपनी में अपने ब्रदर का रिवेंज लेने के लिए ज्वाइन किया था। मुझे लगा था कि तुम असली साइयोन हो। फिर वो कहता है, हुईजू को माउंटेन से नीचे मैंने ही धक्का दिया था, उसके लिए भी आई एम सॉरी। ये कहने के बाद वो फेंट हो जाता है। इस बीच एम्बुलेंस आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी ओर साइयोन की मदर उसके फादर से असली साइयोन को ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है, उस मॉन्स्टर को क्यों ढूंढे? क्या तुम दुनिया के सामने एडमिट कर सकती हो कि वो तुम्हारा सन है? जो उसने किया है, बेहतर है कि वो वापस ना आए। साइयोन की मदर कहती है, तुम अपने फादर की तरह नहीं बन सके, ना ही तुम्हारा सन, लेकिन कोई और है जो उनकी तरह है। फिर हमें पता चलता है कि साइयोन असल में ग्रैंडपा का ही सन था और ये बात सिर्फ साइयोन की मदर जानती थी। उन्हें ये कैसे पता चला, ये बाद में रिवील होगा। दूसरी ओर पुलिस दोजे को अरेस्ट कर लेती है और उसके सभी कंप्यूटर्स को कस्टडी में ले लेती है, जिनका यूज उसने हुईजू की कार और फोन हैक करने के लिए किया था। फिर दोजे रिवील करता है, मैंने सारी प्लानिंग शुरू की और कैसे मेरा ब्रदर उस मेंशन में गया और कभी वापस नहीं लौटा। बाद में जब मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि उस घर में बैक फैमिली रहती थी और ये उनके बच्चे ने ही सब कुछ किया था। मतलब वो मास्ड बच्चा जिसका नाम साइयोन था। उसके बाद उसने अच्छी पढ़ाई की और साइयोन की कंपनी में जॉब हासिल की, सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। 1 साल पहले उसने किडनैपर को साइयोन के ऑफिस के बाहर देखा। वो चिल्ला रहा था, साइयोन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना रिवेंज लेने वापस आऊंगा। तभी उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि कोई और भी है जो साइयोन से उतनी ही हेट करता है जितनी वो। फिर उसने किडनैपर को फॉलो करने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे लगा कि वो भी एक विक्टिम है और साइयोन ने उसके साथ भी कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो रिवेंज चाहता है। फिर एक दिन उसने किडनैपर को उस मेंशन की ओर जाते देखा जहां दोजे का ब्रदर भी मिसिंग हो गया था और उसने कंफर्म कर लिया कि वो भी एक विक्टिम है। उसने किडनैपर का नंबर हासिल किया और उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। पूछता है, तुम साइयोन से रिवेंज क्यों लेना चाहते हो? किडनैपर ने झूठ बोला, मैं उस लेक के पास रहता था जहां उन बच्चों की बॉडीज डिस्पोज की गई थी। एक दिन मैंने उसका फेस देख लिया और उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा, इसीलिए मैं रिवेंज चाहता हूँ। ये सुनकर दोजे ने उस पर बिलीव कर लिया और उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। साइयोन को फॉलो करके उसने हुईजू की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता लगा लिया था, तो वो जानता था कि हुईजू साइयोन की वाइफ है। इस तरह उन दोनों ने मिलकर सब कुछ प्लान किया था। नेक्स्ट, साइयोन ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में एविडेंस कलेक्ट करता है। इस बीच सांग यू यूरी को सब कुछ बताता है, ऑर्फनेज के बच्चों और उनके साइयोन के डिसअपीयरेंस से कनेक्शन के बारे में। फिर साइयोन उसे कॉल करता है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है ताकि वो बच्चों के बिलोंगिंग्स को आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद सांग यू बहुत इमोशनल हो जाता है और पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो आइटम्स को अपने फ्रेंड्स के बिलोंगिंग्स के रूप में पहचानता है। नेक्स्ट, वो अपने फ्रेंड्स की फोटोज के साथ सैडली बैठा होता है जब यूरी आती है और उसे चीयर अप करती है, उसका मूड ठीक करती है। वो उसे अपने फ्रेंड्स के लिए इतनी मेहनत करने और हमेशा उसका मूड सुधारने के लिए थैंक करता है। नेक्स्ट, हुईजू इने को साइयोन, दोजे और किडनैपर के बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर वो भी बहुत शॉक्ड हो जाती है और अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट याद करती है। उसका ब्रदर रो रहा था और जब वो उसके पास गई तो उसने एक बच्चे को भागते हुए देखा। अब प्रेजेंट में इन्हें हुईजू से कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि वो साइयोन होगा, क्योंकि साइयोन काफी लंबा था। हुईजू कहती है, वो असली साइयोन रहा होगा जिसका फेस हमारे ब्रदर ने गलती से देख लिया था। इन्हें कहती है, तो इसका मतलब हमारा एक्सीडेंट भी प्लान था।
और मुझे लगता है सायों ही था जिसने मुझे वो डीएनए रिपोर्ट्स भेजी थी ताकि मैं पीछे हट जाऊं। और वो जानता था कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। मैंने उसे बताया था कि वो लड़का अच्छा नहीं है। तभी उसने मुझसे कहा था वेडिंग कल होगी, लेकिन मेरे साथ नहीं बल्कि हुई जू के साथ। अगले सीन में जब सायों घर आता है तो हुई जू ने पूरे घर को कैंडल से डेकोरेट किया होता है। फिर वो ड्रेस पहनकर आती है जो सायों ने उसे गिफ्ट की थी। वो उसमें बहुत क्यूट लगती है। वो सायों को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उसे उनकी वेडिंग डे पर दिया था। क्लॉजेस के अकॉर्डिंग नंबर 1, वो कभी डिवोर्स नहीं ले सकता। नंबर 2, किसी भी रीजन से डिवोर्स नहीं हो सकता। और नंबर 3, वो ऑफिशियली सबके सामने अपनी मैरिज अनाउंस करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा गया तो 2 अरब युआन की पेनल्टी चुकानी होगी। नेक्स्ट, हुई जू उसे इन्हे की चैट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाती है और कहती है मैंने इन्हे की जगह नहीं ली क्योंकि ये जगह हमेशा से मेरी थी, और मुझसे प्रॉमिस करो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी करोगे। सायों कहता है नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। फिर वो उसे किस करना शुरू कर देता है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अगले सीन में दोजे को उसके ब्रदर का शू दिखाया जाता है जिससे वो पहचान लेता है और रोने लगता है। फिर वो सायों से अपोलोजाइज करता है और किडनैपर को ट्रैप करने का एक तरीका सजेस्ट करता है, क्योंकि जो फोन किडनैपर यूज कर रहा था वो उसे दोजे ने दिया था और उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। इस बीच हुई जू और इन्हें अपने फादर के पास जाती हैं और उन्हें किडनैपर के बारे में पूरा सच बताती हैं। पूछती हैं हमारे एक्सीडेंट के बाद आपने चार्मीने जैंग हो के साथ क्या डील की थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मिस्टर होंग सायों के ग्रैंडपा के सिर पर गन पॉइंट करते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन से रिवील होता है कि उन्होंने ही एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उनके सन ने गलती से असली सायों का फेस देख लिया था। फिर सायों का ग्रैंडपा कहता है तुम्हारा सन अब मर चुका है, तो क्या तुम मुझे मारकर अपना मनी वेस्ट करोगे? तुमने मेरे प्रेसिडेंशियल कैंपेन में बहुत इन्वेस्ट किया है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो सब वेस्ट हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारा सन और मेरा ग्रैंडसन ऊपर एक साथ खेल रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। उसके बाद वो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग होंग फैमिली बैक फैमिली से कोई भी डिमांड कर सकती है अब प्रेजेंट में। जब उन्हें पता चलता है कि उनका सन असली सायोन जिंदा है तो वो अपनी गन लेते हैं और निकल जाते हैं। नेक्स्ट, पूरी बैक फैमिली सायोन के ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होती है। हुईजू और इन्हें भी पहुंचती हैं और हुईजू सायोन को मैसेज करती है कि वो जल्दी से मेमोरियल हाउस आ जाए। इस बीच पुलिस को भी किडनैपर की लोकेशन मिल जाती है जो मेमोरियल हाउस पर होती है। इस बीच मिस्टर होंग मिस्टर बैक पर गन पॉइंट करता है और कहता है तुम्हारे फादर ने कहा था कि उसने उसे मार दिया, लेकिन वो जिंदा है, उसे मेरे सामने लाओ। तभी एक ब्लास्ट होता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सायोन की मदर पूरी तरह से नॉर्मल रहती है क्योंकि उसने असली सायोन को आते हुए देख लिया था और अपनी आंखों से सिग्नल किया था। इससे रिवील होता है कि वो अब अपने सन से मिल चुकी है। इस बीच सायोन भी पहुंच जाता है, लेकिन अंदर कहीं भी हुईजू को नहीं ढूंढ पाता। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है जो उसे बताता है मैंने हुईजू को फिर से किडनैप कर लिया है। वो हुईजू की गर्दन पर नाइफ रखता है और उसे मारने की थ्रेटन करता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें वैसे ही सफर कराऊंगा जैसे तुमने मुझे सफर करते हुए देखा था जब वो ओल्ड मैन मुझे मार रहा था। सायोन हुईजू के फोन की लोकेशन फॉलो कर रहा होता है, लेकिन हुईजू कहती है मुझे फॉलो मत करो, इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने की मेरी बारी है। याद रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। ये कहकर हुईजू कार को फुल स्पीड में एक खाई की ओर ले जाती है, ग्रिल तोड़ देती है और उनकी कार नीचे गिर जाती है। आवाज सायोन तक पहुंचती है और हुईजू की फोन लोकेशन ऑफ हो जाती है। अगले सीन में हम कार को पानी से बाहर निकालते हुए देखते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी की भी बॉडी नहीं मिलती और ये न्यूज में भी रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें किडनैपर का फेस रिवील हो जाता है। सायोन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है मैं मिस्टर बैक का सन नहीं हूं, मेरी आइडेंटिटी फेक है। अगर कुछ सच है तो वो ये है कि मैं मैरिड हूं और हुईजू मेरी वाइफ है जो मिसिंग है और कहीं नहीं मिल रही। वो किसी से भी जिसे कुछ भी पता हो उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। ये न्यूज सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता था कि हुईजू सायोन की वाइफ थी। अगले सीन में सायोन रिग्रेट करता है कि उसने शुरुआत से हुईजू के साथ एक अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं किया और इमेजिन करता है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो उनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती। फिर हमें एक्सीडेंट सीन दिखाया जाता है जहां सायोन पहुंचता है और पुलिस उसे हुईजू का सैंडल देती है, कहती है कि उनकी बॉडीज अभी तक नहीं मिली हैं। तभी दोनों फैमिलीज पहुंच जाती हैं
हुईजू की मदर रोने लगती है और पुलिस से प्लीड करती है, प्लीज मेरी डॉटर को ढूंढो। इस बीच हुईजू का फादर सायोन के फादर से फाइट करने लगता है। कहता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अपने सन को नहीं मारा। तभी इन्हें उन्हें रोकती है और कहती है, ये फाइट करने का टाइम नहीं है। सायो नोटिस करता है कि उसकी मदर वहां नहीं है, तो वो पुलिस से उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और घर जाकर उसकी कार की डैश कैम फुटेज चेक करने जाता है, जो डिलीट कर दी गई होती है। तभी वो सायोन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उससे पूछता है, सब इतने वरीड हैं, तुम क्यों नहीं? तुम्हारा सन भी मिसिंग है। वो स्माइल करती है और कहती है, मैं 20 साल तक बहुत रो चुकी हूँ। मुझे बताया गया था कि मेरा सन डूब कर मर गया। मैंने पूरी लेक छान मारी, लेकिन मेरे सन की बॉडी कभी नहीं मिली। मैं रोती रही, ढूंढती रही। अब तुम मेरी तरह सफर करो और इससे मुझे पीस मिलेगा। हुईजू को मिसिंग हुए 4 दिन हो गए थे और उसका कहीं कोई ट्रेस नहीं था। सब हुईजू के लिए बहुत वरीड थे। सांगयू और यूरी भी उसे ढूंढ रहे थे। तभी यूरी इमोशनल हो जाती है और कहती है, हुईजू इतने समय से मेरे साथ रही, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं उसे जल्दी ढूंढना चाहती हूँ ताकि मैं उससे सब कुछ पूछ सकूं और उससे अपोलोजाइज कर सकूं। सांगयू कहता है, तो हुईजू बहुत बड़ी ट्रबल में हो सकती है क्योंकि उसने तुमसे छिपाया कि वो बोल सकती है। ये सुनकर यूरी स्टन्ड रह जाती है। सांगयू कहता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत स्वीट है। यूरी कहती है, अब मैं भी उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। दूसरी ओर सब एक्सीडेंट साइट पर इकट्ठा होते हैं और हुईजू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस साइयों से कहती है, हमने पूरी रिवर छान मारी है, लेकिन हुईजू या किडनैपर का कहीं कोई ट्रेस नहीं है। हालांकि उनके सभी बिलोंगिंग्स मिल गए हैं, जिसमें हुईजू का फोन, सैंडल, किडनैपर का नाइफ एटसेट्रा शामिल है। पुलिस कहती है, उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। साइयों कहता है, ये तब बताना जब उसकी डेड बॉडी मिल जाए, तब तक उसे ढूंढो। और पूछता है, साइयों की मदर को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग मैन की वाइफ को सिर्फ सस्पिशन पर अरेस्ट नहीं कर सकते। साइयों कहता है, मेरे पास इस बार प्रूफ है, उसे अरेस्ट करो। इस बीच हुईजू की मदर को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वो हुईजू को याद करके रोती है। साइयों का फादर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है और कहता है, हमारा सन बचपन में अपने ग्रैंडपा के साथ बाहर गया था और डूब गया। उसके बाद उस खालीपन को भरने के लिए हमने एक ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट किया, जिसे आप सब साइयों के नाम से जानते हैं। वो किडनैपर हमारा सन है। ये सिर्फ हमारे दुश्मनों द्वारा फैलाई गई एक र्यूमर है। साइयों का रिपोर्टर फ्रेंड भी कॉन्फ्रेंस में होता है और पूरा सच रिवील कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही दूजय और मिस्टर जोंग का इंटरव्यू कर लिया था और मिस्टर जोंग ही एकमात्र आई विटनेस था। उसके बाद मीडिया में एक तूफान आ जाता है और पुलिस साइयों की मदर को मर्डर के लिए अरेस्ट करने पहुंच जाती है। ये न्यूज मीडिया में भी फैल जाती है और हुईजू की मदर इसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, क्या होगा अगर साइयों की मदर ने सच में हुईजू को मार दिया हो? इस बीच साइयों की मदर पुलिस के सामने कॉन्फिडेंटली बैठती है, अपनी पावर दिखाते हुए, और कहती है, कैसा मर्डर? क्या तुम्हें हुईजू की डेड बॉडी मिली है जो मुझ पर मर्डर का आरोप लगा रहे हो? तभी वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं जहां वो साइयों के ग्रैंडपा का मर्डर कर रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ग्रैंडपा साइयों को एक हिडन कैमरा वाली रिंग देता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में होता है तो साइयों उसे रिंग वापस कर देता है। कुछ दिनों बाद साइयों की मदर उसके पास आती है और कहती है, तुमने मेरे सन को मारकर गलत किया। ग्रैंडपा कहता है, वो एक मॉन्स्टर था, मैंने ये सब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। वो कहती है, नहीं, तुमने अपने सन को मेरे साइयों की जगह दी। ग्रैंडपा उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा सन है? वो कहती है, पहले तुमने एक ऑर्फन बच्चे को मेरे सायों की जगह दी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ मैंने देखा कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था और तुम उसे कितना प्यार करते थे और उस पर प्राउड फील करते थे, लेकिन तुमने मेरे सन को मारकर गलत किया। फिर वो उसके फेस पर एक पिलो रखती है और उसका मर्डर कर देती है। ये सब रिंग में लगे हिडन कैमरा से रिकॉर्ड हो जाता है। अब प्रेजेंट में सायों अपनी मॉम से कहता है, सच बताओ हुईजू कहाँ है, वरना पुलिस वैसे भी पता लगा ही लेगी। वो जवाब देती है, चलो मान लेते हैं कि मैंने हुईजू को किडनैप किया है, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उसे अब तक जिंदा रखा होगा? वो जवाब देता है, तुमने ऐसा मुझे सफर कराने के लिए किया होगा, क्योंकि तुम मुझे वैसे ही तड़पाना चाहती हो जैसे तुम अपने सन के लिए सफर हुई थी, और अब तुम मुझे स्टेट में देखकर एंजॉय कर रही हो, ये सोचते हुए कि हुईजू जिंदा है या नहीं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हुईजू ने कार को क्लिफ से हाई स्पीड में गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो एज पर अटक गई थी। इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि किडनैपर और हुईजू दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे। बटलर आता है, उन दोनों को रेस्क्यू करता है, कार को क्लिफ से नीचे फेंक देता है और सस्पिशन से बचने के लिए उनके बिलोंगिंग्स बिखेर देता है।
नेक्स्ट बटलर हुईजू और किडनैपर को बैक मैंशन के बेसमेंट में अलग अलग लॉक कर देता है और उन्हें खाना खिलाता रहता है। सायों की मॉम बटलर से मिलती है और उसे इंस्ट्रक्ट करती है अगर उसे कुछ हो जाए तो हुईजू को मार देना। इससे पुलिस को फोन के थ्रू लोकेशन मिल जाती है और वो सायों के साथ वहां के लिए निकल पड़ते हैं। बटलर हुईजू के रूम में आता है और उसे एस्केप करने के लिए कहता है। किडनैपर भी कहता है उसे यहां से बाहर निकालो, लेकिन अपना डोर लॉक कर लेता है। हुईजू एस्केप करने में मैनेज कर लेती है। मिस्टर बैक एक गन के साथ आता है और बटलर को डोर खोलने का ऑर्डर देता है। किडनैपर को मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हुईजू भागने के लिए बहुत वीक होती है। एक गनशॉट सुनती है और फेंट हो जाती है। बटलर को गोली लग जाती है और किडनैपर सायों के डैड से गन छीन लेता है और उसे भी शूट कर देता है। गनशॉट से हुईजू को होश आ जाता है और वो फिर से भागने लगती है। किडनैपर बाहर आता है विस्लिंग करते हुए और उसे ढूंढते हुए। हुईजू छिप जाती है, लेकिन फिर सायों और पुलिस कार्स में पहुंचते हैं और वो उनकी ओर भागती है। किडनैपर ये देखकर छिप जाता है। सायों हुईजू को हक करता है और वो उसे बताती है किडनैपर यहीं है और उसके पास एक गन है। डिटेक्टिव उन्हें जाने की सलाह देता है और अपनी टीम को किडनैपर को ढूंढने का इंस्ट्रक्ट करता है। सायों और हुईजू कार से निकल जाते हैं। किडनैपर एक गन के साथ उनकी कार के सामने अपीयर होता है। सायों को बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। सायों हुईजू से कहता है अंदर ही रहना और कार से बाहर निकलता है। कहता है मैंने तुमसे कहा था जो कुछ भी चाहिए ले लो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे तुम्हारी पोजीशन नहीं चाहिए। किडनैपर जवाब देता है मुझे पता है तुम हुईजू के साथ पीसफुली रहना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हमेशा अपने फादर का सन होने पर रिग्रेट करोगे। वो सायोन के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे सायोन सैडली हुईजू को देखता है। इस बीच पुलिस सायोन की कार को स्टेशनरी पाती है और सस्पिशियस हो जाती है। सीन की ओर भागती है और किडनैपर को घेर लेती है। किडनैपर सायोन पर गन पॉइंट करता है और फायर करता है। यह अनक्लियर रहता है कि बुलेट सायोन को लगती है या किडनैपर को। हुईजू शॉक्ड रह जाती है। नेक्स्ट हुईजू इमेजिन करती है कि लाइफ कितनी वंडरफुल हो सकती थी अगर वो और सायोन मैरिज के बाद एक नॉर्मल अरेंज कपल की तरह रहते। लेकिन रियलिटी में हुईजू घर पर अकेले बैठी होती है। सायोन और बहुत पहले हुए इंसिडेंट को याद कर रही होती है। वो सोचती है उस दिन किडनैपर ने सायोन से क्या कहा था। वो सायोन को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच्ड ऑफ होता है। फिर उसे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इमोशनल होकर वो कहती है सायोन क्या तुम हो? हम फिर वो सीन देखते हैं जहां किडनैपर ने सायोन को शूट किया था। हुईजू कार से बाहर निकलकर सायोन को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है, रोती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुईजू ड्रीम देख रही थी और डर के मारे उठ जाती है। वो सायोन के ऑफिस कॉल करती है, केवल ये जानने के लिए कि उसने अपने बायोलॉजिकल फादर की छोड़ी हुई हर चीज डोनेट कर दी है। वो उसके असिस्टेंट से पूछती है क्या सायोन यहाँ आया है? असिस्टेंट मना कर देता है। नेक्स्ट सायोन ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था और उसके सभी बिलोंगिंग्स बाहर ले जाए जा रहे थे। नेक्स्ट सांग यू और यूरी को एक साथ दिखाया जाता है, जो अब डेट कर रहे होते हैं। वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ पिकनिक पर होते हैं। जब एक बच्चा यूरी के पास आता है और पूछता है जब मैं सांग यू से लंबा हो जाऊंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सांग यू जवाब देता है बड़े होने की इतनी जल्दी क्या है? बच्चा सांग यू को टीज करता है, जो वापस टीज करता है, जिससे यूरी हंसने लगती है। नेक्स्ट सांग यू यूरी से कहता है सायोन ने सब कुछ डोनेट कर दिया और उसका डोनेशन इस ऑर्फनेज तक भी पहुंचा। यूरी जवाब देती है हाँ, उसने ऑफिस से रिजाइन कर दिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ऐसा लगता है जैसे सायोन गायब हो गया है। वो कहता है ये सच है, असली सायोन मर चुका है। हमें पता चलता है कि पुलिस ने उस रात किडनैपर को शूट कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सायोन की मॉम को ग्रैंडपा के मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी। 6 महीने हो गए हैं और सायोन गायब हो गया है। हुईजू अभी भी उसका इंतजार कर रही है, ये जाने बिना कि वो कहाँ है। हुईजू अपने डैड के साथ एक रेस्तरां जाती है। वेट्रेस उन्हें पहचान लेती है और कहती है वेलकम अगेन। हुईजू अपने डैड से पूछती है क्या आप यहाँ पहले आए हैं? वो जवाब देते हैं हाँ, तुम्हारे सून इन लॉ के साथ। सायोन उन्हें उसके डैड के जन्मदिन के लिए वहां ले गया था, ठीक उसके गायब होने से पहले। हुईजू घर लौटती है, जहां इन्हें उससे मिलने आती है और बाहर जाने का सजेस्ट करती है। तुम कब तक सायोन का इंतजार करते हुए खुद को आइसोलेट रखोगी? मैंने सोचा था तुम उसे भूल जाओगी, लेकिन तुम एक मोमेंट के लिए भी नहीं भूल सकती। हुईजू पूछती है क्या तुम सायोन के बारे में कुछ जानती हो? अगर जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। वो उस दिन मेरे साथ था, जब मैं उठी तो वो वहीं था और कहा कि वो मेरे लिए रुकेगा। फिर वो सुबह अचानक गायब हो गया। हुईजू इमोशनल हो जाती है। ये सुनकर इन्हें चली जाती है और हमें बाद में पता चलता है कि सायोन गायब होने से पहले इन्हें से मिला था। नेक्स्ट
हुईजू को एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है। वो पिक करती है और कहती है, सायोन क्या तुम हो? लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो कंट्री कोड चेक करती है और पाती है कि ये ऑर्गन नाम के कंट्री से है। नेक्स्ट वो साइयों के रिपोर्टर फ्रेंड से मिलती है और कहती है, आप और साइयों एक बार वॉर कवर करने के लिए अर्गन गए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने किसी ऐसी जगह का मेंशन किया था जहां वो रुक सकता है? वो पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि साइयों वहां है? वो जवाब देती है, क्योंकि किसी ने मेरे नाम पर एक साइन लैंग्वेज स्कूल को 2 मिलियन युआन डोनेट किए हैं और ऐसा सिर्फ साइयों ही कर सकता है। वो कहता है, क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? लेकिन वहां वॉर चल रहा है। हुईजू रिस्पॉन्ड करती है, उससे मिलने की कोशिश में मरना यहाँ उसकी याद में मरने से बेहतर है। वो फिर उसे बताता है साइयों को वहां का सनसेट पॉइंट पसंद था। नेक्स्ट हुईजू वहां पहुंचती है और साइन लैंग्वेज स्कूल में साइयों की फोटो दिखाती है। पूछती है कि क्या उसने डोनेशन किया था, लेकिन चूंकि ये इनडायरेक्ट था उन्होंने उसे नहीं देखा था। वो फिर पूछती है, सनसेट पॉइंट कहाँ है? प्रिंसिपल उसे बताती है, तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि जो भी वहां जाता है वॉर की वजह से कैप्चर कर लिया जाता है। इसके बावजूद हुईजू चुपके से पॉइंट पर जाती है और कैप्चर हो जाती है। उसे ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है और दूसरों की तरह एक व्हीकल में ले जाया जाता है। कोई आता है, सबको रेस्क्यू करता है और हुईजू को अपनी कार में ले जाता है। उसे बुशेस में छिपा देता है। हुईजू का ब्लाइंड फोल्ड और मास्क हटाने पर पता चलता है कि वो साइयों है। हुईजू अनश्योर होती है कि एंग्री हो, अपसेट हो या हैप्पी हो। साइयों कहता है, तुम हमेशा मेरे प्लान्स पर बात कर देती हो, मैं तुम्हारा क्या करूं? हुईजू जवाब देती है, तुम ऐसे गायब हो गए, तुम भी नहीं रुके। वो कहता है, मैं रुका? देखो, मैं तुम्हें अभी हक करना चाहता हूँ लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। हुईजू कहती है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, और उसे हग और किस करती है। साइयों उसे वापस किस करता है और वो एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट हुईजू साइयों के फोन पर एक सनसेट फोटो देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सनसेट्स इतने पसंद है। वो जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं उसमें तुम्हें देखता हूँ और इससे मुझे पीस मिलता है। हुईजू फिर कहती है, तुमने मेरे नाम पर डोनेशन किया? वो कहता है, हाँ, मैंने 2 अरब की पेनल्टी चुकाई क्योंकि मैं एक क्लॉज तोड़ने जा रहा हूँ। बैक साइयों हुईजू को डिवोर्स देने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम उनकी वेडिंग देखते हैं और वो एक न्यू हाउस में मूव हो जाते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी होस्ट करते हैं जिसमें संगयू और यूरी भी शामिल होते हैं, जो अपनी वेडिंग अनाउंस करते हैं। सब उनके लिए चीयर करते हैं और हुईजू सबके सामने साइयों का न्यू नेम रिवील करती है। ये बेक यू युआं होता है, जिसका मतलब है द वन एंड ओनली लव, जो सबको पसंद आता है। हुईजू अब एक इंटरप्रेटर और ब्रॉडकास्टर के रूप में काम कर रही होती है। दोजे अपनी सजा पूरी कर चुका होता है और साइयों को रीजॉइन कर लेता है। हुईजू साइयों को कॉल करती है, जो कहता है, हाय 406, तुम्हारे टोन को क्या हुआ? तुम डरी हुई लग रही हो। हुईजू रिस्पॉन्ड करती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से थ्रेटन करूं? वो कहता है, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझे थ्रेटन करो और मुझसे कभी डरो नहीं। हुईजू कहती है, तो मेरी थ्रेट ये है कि तुम जल्दी से मेरी बाहों में वापस आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। साइयों कहता है, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी आ रहा हूँ। हम फिर उन्हें हाथ में हाथ डाले एक साथ बहुत हैप्पी और चलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एक हैप्पी नोट पर खत्म हो जाता है।